मेरी जनरेशन जो है, हमने पाकिस्तान बनते हुए देखा, फिर उसको टूटते हुए देखा, और आज हम में से जो अभी जिंदा हैं, हम इसको बिखरते हुए देख रहे हैं। साइफर इज नथिंग, यानी साइफर इज नॉट कोई सीक्रेट, स्टेट सीक्रेट नहीं है। नवाज शरीफ को नहीं पता था कि ये बंदा प्लांटेड है, और उसको नवाज शरीफ ने एम्बेसडर बनवाया हुआ था। वो यहाँ हरबर्सपुरा स्टेशन पे जब ट्रेन आकर रुकी थी, दिसंबर का महीना था, तो जिस तरह वो, मुझे याद है कि लोग छतों पे बैठे हुए थे, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू थे। बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि जी ब्यूरोक्रेसी ही कसूरवार है, किसी सियासतदान को नहीं काम करने देती सारा। ये मुल्क कभी भी कायदे आज़म का पाकिस्तान ना बन सका। इंडिया ने पहले 3 सालों में 47 से 50 तक अपना आइन बना लिया, अपनी फ़ौज का रोल मुतय्यन कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दी, लैंड रिफॉर्म्स कर दी, रियासतों को बड़े तरीके से इंटेग्रेट कर लिया, यानी रियासत के तौर पर उभरा। हम आज तक रियासत नहीं बन सके। ये जो 2 सूबे हैं, सिंध और पंजाब, ये कभी नेशन नहीं रहे, दोनों गुलाम रहे हैं। मुंतखब ऐवानों में इन लोगों की तकरीरें सुना करता था, मुझे शर्म आया करती थी। पाकिस्तान को गालियां देते थे ये मौलवी, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, जो पार्लियामेंट में बैठ के, जो आज भी लीडर बने हुए हैं, जिनके बाप भी लीडर होते थे, जो भुट्टो के साथी होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। ज़ियाउल हक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को सोवियत ऑक्यूपेशन से बचाया, क्योंकि सोवियट्स ने जब अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था, अगली मंजिल उनकी पाकिस्तान था। मगर ज़िया ने एक स्टैंड लिया और अमेरिका को अपने आगे लगाया, और उसने सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल करवाया। किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, ये वो हैं जो फ्रंट पे लड़ते रहे हैं। तो मुल्ला उमर की एक आंख नहीं थी, बिल्कुल एक मुझे फिल्मी सीन लग रहा था, लेकिन मैं उसकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासर हुआ था। फौज का आर्मी चीफ इजाज़त देता था प्राइम मिनिस्टर, अब उलट हो गया सारा कि ये प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बने फिरते हैं, जो सिपह सलार की गर्दान करते हैं। ये कुछ तरीका है किसी मुल्क में हुकूमतों का? इस तरीके से तो नहीं होता कि इनके ख्याल में सवाए कर्जे और लोन, बस ये लो IMF और वर्ल्ड बैंक, और बस जिंदगी कट जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, समवन जिन्होंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत टाइम गुजारा, पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया, वर्कड विद फॉर द लास्ट 4-5 डेकेड्स विद ऑल द डिफरेंट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, बेशक वो फ़ौज हो, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप, और दुनिया की उन जगहों पे पाकिस्तान को इन्होंने सर्व किया जो बहुत ज़्यादा ख़ास मानी जाती हैं और जिनकी इन्वॉल्वमेंट कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सो टुडे वी हैव शमशाद साहब विद अस। शमशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आपने बहुत एरा देखा है, मतलब आई थिंक यू आर प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल। एक तो ज़ाहिर सिविल सर्वेंट आपने बहुत शुरू में ज्वाइन की जब पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के टाइम थे, और थोड़ा सा आपने इंडिया और जब पार्टीशन भी देखी। तो बिफोर वी गो इनटू द प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ लाइफ, थोड़ा सा मुझे अगर आप बताएं कि पार्टीशन का क्या आपके जहन में अभी तक कुछ रिमाइंडर्स हैं? जी, पार्टीशन तो मेरे कहते हैं ना कि सीयर्ड इनटू माय माइंड। और आप सॉरी बॉर्न कहाँ हुए? आई वाज बोर्न इन ईस्ट पंजाब, जो अब इंडिया का हिस्सा है, और मालेरकोटला रियासत थी, एक मुस्लिम रियासत। वहाँ आई वाज बोर्न बिकॉज माय एंसेस्ट्रल जो थे, मेरे बुज़ुर्ग नाना, ही वाज द आर्मी चीफ ऑफ द रियासत, जो स्टेट होती थी उसके आर्मी थे, चीफ थे। और मेरे मामू उस वक्त 47 में ही वाज इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेजर थे, तो एक मिलिट्री बैकग्राउंड था। तो लेकिन ये वालिद की तरफ से हमारा बैकग्राउंड, ये तो एक अर्बन थी ना, मालेरकोटला स्टेट बड़ी डेवलप्ड, और हमारे हवेलियाँ शवेलियाँ आज भी हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ वहीं रहीं, और वो दे आर लिविंग इन इंडिया। लेकिन वालिद की तरफ से जो मेरी जगह थी, वो था प्लेस नोन एज खेड़ा गज्जू खान। ये बिकॉज माई ग्रैंडफादर जो थे, 3-4 पीढ़ियाँ जब अहमद शाह अब्दाली के ज़माने की, तो उस वक्त गज़नफ़र ख़ान नाम था उनका, तो उनके नाम से हुआ है। आज भी उसी तरह है।
और मेरी याददाश्त में वो हवेली अब तक है जहाँ हम खेड़ा गज्जूखा में मैं अपनी वालदा के साथ रहता था। माई फादर पास्ट अवे व्हेन आई वाज ओनली 6 मंथ्स ओल्ड। तो इस वजह से मेरे लिए मेरी माँ जो थी वो मेरा बाप भी थी। तो उसने मेरी बचपन से हम 6 भाई थे, मैं आई वाज ऑब्वियसली द यंगेस्ट। और वो जो बड़े थे जब वो स्कूल और कॉलेजेस में जाते थे तो वो मालेरकोटला शिफ्ट, तो वो अक्सर सारे वहाँ होते थे। मैं चूँकि छोटा था बच्चा तो मैं माँ के पास वहाँ था। तो जब पार्टीशन के मुझे याद है वो यही है कि 47 में हुई। हमारे बुज़ुर्गों का यही ख़्याल था कि ये जो हमारा इलाका है ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि पंजाब की डिवीज़न कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था और सिखों ने वहीं रहना था, तो कोई वजह नहीं थी कि तकसीम होता। लेकिन सडनली ये फ़ैसला हुआ, वो चूँकि सिखों का लीडर जो था तारा सिंह, उसने फ़ैसला करके नेहरू का साथ दिया, तो डिवीज़न होनी थी। तो हम लोग अपना जो कुछ था उस वक्त उठा के उसी तरह चल पड़े अपने सफ़र पर, माइग्रेशन का सफ़र। बहुत अजीब किस्म का एक्सपीरियंस था जो मैं तो खैर कभी एहसास कर ही नहीं सकता, कि बच्चों वाली सोच थी। लेकिन वालदा और जितने हमारे बुज़ुर्ग थे उन सब के तो एहसास हर चीज़ था कि उन्होंने देखा। तो वहाँ से हम पैदल चलते चलते, बारिशें हो रही थीं, दरिया पार करते थे, कोई ब्रिज नहीं थे, और सारा पैदल सफ़र चल पैदल सफ़र, बारिशें हो रही थी और मैं कंधों पे रस्से डाल के पानी क्रॉस किया जाता था। हमले हो रहे थे हम पर सिखों की जानिब से, हिंदुओं की तरफ से, और बाज़ दफ़ा हिंदू ही जो अच्छे थे वो हमें बचाते थे सिखों से। तो इस तरह खैर हम अम्बाला आए, वहाँ एक छावनी में हमारा कैंप लगा। तो 3 महीने हम लोग वहाँ रहे, क्योंकि ट्रेन नहीं मिल रही थी पाकिस्तान आने के लिए। तो वहाँ रहे, तो वहाँ हैज़ा फैल गया। मेरे बड़े भाई जो लार्ज एल्डेस्ट थे वो अस्पताल गए, तो अस्पताल की नर्सों ने उनको ख़बरदार कर दिया कि यहाँ मुसलमानों को ये लोग मार रहे हैं, यानी डॉक्टर भी जो हैं वो भी मार रहे हैं। तो वो फिर वो वहाँ से भाग के वापस रेफ्यूजी कैंप पे आ गए। तो वहाँ एक दिन मेरे मामू जो मालेरकोटला में थे, मेरे वालदा के भाई जो फ़ौज में थे, उन्होंने अपना एक फ़ौजी कॉन्वॉय भेजा अपनी बहन को लेने के लिए। दे लोकेटेड अस आके कैंप में। जब उन्होंने मेरी माँ से कहा कि भाई हमें आपके भाई ने भेजा है, और सिख अफसर थे, यानी लेफ्टिनेंट टाइप यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो, क्योंकि वो सिर्फ सिखों के कस्टडी में ही हम हिफाजत से जा सकते थे, उस तौर तो कोई तरीक़ा नहीं था। तो उन्होंने अपने सिख अफसरों के साथ कॉन्वॉय भेजा था लेने के लिए। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैंने पाकिस्तान जाना है, क्योंकि हम हमारे सारे चचा वचा सारी फैमिली जो थी वो उधर जा रहे थे। और मेरी माँ को एक ये था कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि बच्चों को पढ़ाना है और इनको वलायत भेजना है। सही है। तो वो जायदादें वदादें बहुत ज़्यादा थी, तो उसका ख़्याल था कि ज़रा बड़े होंगे तो भेजूँगी। मैं फार्म हाउस वगैरह भी लेके रखा हुआ था मालेरकोटला में, जहाँ हमारे स्कूल में जब मेरी उम्र हो जाती तो फिर शी वुड हैव शिफ्टेड देयर। तो मतलब वो सारे प्लान आदमी तो प्रपोज़ करता है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो खैर हम लोग फिर पाकिस्तान आ गए। ट्रेन एक कटी, पहली ट्रेन जिस पे सफ़र करना था उस पे हमें जगह नहीं मिली, तो वो अगले स्टेशन पर जाकर पूरी की पूरी ट्रेन कट गई थी। और अगले दिन जब हमें जगह मिली गए तो हमने वो ट्रेन कटी हुई देखी, लोगों के जिस्म पड़े हुए थे। तो ये सब कुछ मेरे इस जहन में है। और वो वाली जो जब आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, वो एज अ किड आपको कैसे उस पूरी चीज़ ने मतलब इन्फ्लुएंस मुझे किया? समझ तो कुछ नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे जो ओनली थिंग आई रिमेंबर कि वो सारा माहौल डरावना था। और वो जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी फिर फौजी प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन असल जो चीज़ मुझे याद है वो यहाँ हरबर्सपुरा स्टेशन पे जब ट्रेन आकर रुकी थी, दिसंबर का महीना था। तो जिस तरह वो मुझे याद है कि लोग छतों पे बैठे हुए थे, तो उनकी आँखों से खुशी के आंसू थे और वो नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो चीज़ थी जो मेरी माँ के जहन में थी कि मैंने पाकिस्तान जाना है जो कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। क्योंकि वो अगरचे वो कॉलेज वॉलेज नहीं की थी, हवेलियों में ही उस वक्त औरतों की तालीम होती थी। उसने नसीम हिजाज़ी पढ़ा हुआ था, अंग्रेज़ी की किताबें उर्दू में तर्जमे पढ़े हुए थे, और फ़लस्तीन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, हमसे ज़्यादा हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। तो खैर वो फिर लाहौर पहुँच गए
और मैं सिर्फ इतना, ये जो इंट्रोडक्टरी मेरी हुँ। हरफ आगाज़ है, इस बात पर ख़त्म करूँगा कि गुज़श्ता 75 साल से मैं उसी पाकिस्तान की तलाश में हूँ और मुझे वो पाकिस्तान कहीं नज़र मैं, हालाँकि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा हूँ हुँ। आलमी सतह पर, और हमने नुमाइंदगी बिल्कुल उस पाकिस्तान की जो कायद-ए-आज़म ने सोचा था उस तरीके से। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ हमने बाहर बोला, दुनिया के सामने बोलते रहे, अपने फॉरेन सेक्रेटरी या एम्बेसडरों के तौर पर झूठ बोला करते थे। हम हर चीज़ पाकिस्तान के बारे में ऑल हॉन्की डोरी कहा करते थे, मगर अंदर से ये मुल्क कभी भी कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ना बन सका। कायद-ए-आज़म की वफ़ात चूँकि एक 13 महीने के बाद हो गई थी, और वो वफ़ात भी इस वजह से कि उन्होंने जिस उम्मीद जो रखी थी कि मैं ये जो मौजूदा 20वीं सदी का जिनके हवाले करूँगा, वो इस काबिल होंगे कि इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, उन्होंने पहले दिन से ही देख लिया था। स्केर्सिटी ऑफ कैलिबर, कहीं उनको सिंसेरिटी नज़र नहीं आई, कहीं उनको खुलूस नज़र नहीं आया। यानी कायद-ए-आज़म बेचारे, उनकी जो मौत है वो हालात देख के एक्सेलरेट हो गई और वो मुल्क यतीम हो गया, और ये मुल्क यतीमी की हालत में फिर ऐसे-ऐसे लोगों के पहले 9 साल हम आइन तक ना बना सके। हुँ। हालाँकि इंडिया ने पहले 3 सालों में 47 से 50 तक अपना आइन बना लिया, अपनी फ़ौज का रोल मुतय्यन कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म्स कर दी, लैंड रिफ़ॉर्म्स कर दी, रियासतों को बड़े तरीके से इंटीग्रेट कर लिया, यानी रियासत के तौर पर उभरा। हम आज तक रियासत नहीं बन सके, ये मैं आपको बता रहा आपको हूँ। बीच में लगा कि कोई ऐसा टाइम था कि हाँ, व्हिच अच्छा, व्हिच व्हिच हाँ। इज़ द नहीं, क्लोज़ेस्ट नहीं, टू वो मैं बताऊँ, एक वक़्त था जब मैं स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज में, आई यूज्ड टू बी लीडर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का मैं प्रेज़िडेंट होता था इलेक्टेड। आई यूज्ड टू लीड प्रोसेशंस अगेंस्ट अयूब खान, यानी बाकायदा उस वक़्त जमात इस्लामी के लोग होते थे और हम अयूब के ख़िलाफ़ करते थे कि डिक्टेटरशिप हमें पसंद नहीं हुँ। थी, जमहूरियत। लेकिन जब मैं सर्विस में आया, फ़ॉरेन सर्विस में, तो 68 में मेरी पहली पोस्टिंग ईरान हुई। लेकिन जब आप बड़े हो रहे थे, उस टाइम आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि मैंने क्या बनना है बड़े होके? बस फिर तो फिर सीएसएस का इम्तिहान सोच लिया था। नहीं, लेकिन जब आप बिल्कुल छोटे थे, मतलब वो तो मुझे फ़ौज का था ना। सही। मैं और कोई चीज़ नहीं मैं सोचता था, बल्कि मैं ऐसे ही एक दिन, यहाँ छावनी में कोई जगह थी, एयर फोर्स वालों का था, वो चला गया तो वो था एयर कमोडोर टाइप था अफ़सर हाशमी, जो मॉडल टाउन कोई था। वह तू ये थे की करना है, चलो वापस चल के तालीम को पढ़ो। हुँ। तो उसने मुझे वापस कर दिया था कि सही। जाके पढ़ो, यहाँ नौकरी-शौकरी कोई नहीं हमने करनी। क्योंकि इन मुसीबतें थी, माँ के लिए बड़े हुँ। प्रॉब्लम से, और हमें घर बदलना होता था क्योंकि कोई सहारा नहीं था बाहर। लेकिन हमने कभी किसी से शिकायत नहीं की। और फिर कुछ जब मैंने एमए कर लिया था तो 2 साल मैंने पढ़ाया, लेकिन उस वक़्त देखिए ऐसे हाल थे कि मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में आई स्टूड फर्स्ट इन एमए, फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट था। तो मुझे खुद ब खुद अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कि मैं लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, लेकिन अभी जगह नहीं थी, तो मुझे कहा कि चंद महीनों के लिए तुम रहीम यार खां चले जाओ। तो सही। मैं चला गया, तो वहाँ स्कूल को कॉलेज बना दिया गया था। एक हाई स्कूल होता था, कोई वो नहीं थी, फर्नीचर नहीं था, घास पर क्लासें होती थीं, एक मेज़ होता था जिस पर प्रिंसिपल बैठता था, हम लोग तो ज़मीन पे ही बैठ के पढ़ाते थे। तो मुश्किल वक़्त था, कागज़ पेंसिल भी नहीं हुआ करता था। ये 62 की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त तक यानी मैंने जो प्राइमरी स्कूल भी पढ़ा था वो ज़मीनों पे बैठकर, हम वो तख्तियाँ कुदरतुल्लाह होती, शहाब साहब ने भी लिखा है ना अपने कि हम लोग वो दरख्तों से वो लेके बिल्कुल, उनसे जो है वो वो करते कलम, हैं। हम खैर उस वक़्त हमें कलम होते थे ना, कलमें बनाते थे, और स्याही फट्टियों पे तख्तियाँ होती थी, उन पे लिखा करते थे। वो गार्डन टाउन में ही एक कोठी थी जो कि स्कूल आज भी वो अब शायद मिडिल स्कूल हो गया है, बल्कि उसके पास ही साकिब निसार साहब का भी घर है। एक दफ़ा मैं उनको मिलने जब गया था, तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, वाह! तो और वो देखिए, अभी भी है? वो अभी भी है, हाँ। और लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल था, वहाँ भी मैंने ऐसे था कि चूँकि मैंने कुरान शरीफ पहले ख़त्म कर लिया था, कि मेरे दाखिले ही वहाँ तीसरी जमात में हुआ,
तो तीसरी जमात में मैंने कुछ अरसे के बाद मैं 5वीं जमात में हाई स्कूल वालों ने ले लिया मुझे वहाँ, तो मैं फिर हाई स्कूल में 5वीं से लेकर 10वीं जमात वहाँ किया, मॉडल हाई स्कूल। आजकल भी वो स्कूल की बिल्डिंग है बड़ी अच्छी, बट इट्स नो लॉन्गर स्कूल, किसी प्राइवेट कंपनी ने ले लिया है, बड़ा अच्छा है। लेकिन अब और स्कूल बन गए हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा कि 6 साल मैं स्टूडेंट रहा, 2 साल वहाँ मैंने लेक्चरशिप की, और फिर उसके बाद 64 में मैंने इम्तिहान दिया और उसमें मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स में आ गया था। तो वो 1 साल हमने ट्रेनिंग ली। वाल्टन में नई एकेडमी बनी थी जो अब सिविल सर्विस वालों की एकेडमी के तौर पर यूज़ होती है, वो उस वक्त फाइनेंस एकेडमी होती थी। सही। उस टाइम जो आपके साथ यंगस्टर्स थे, अभी भी ज़ाहिर है आजकल के हम यंगस्टर्स देखें तो कंपैरिजन जब आप आज के बच्चों से बात करते हैं और उस टाइम जब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या माहौल था उस टाइम? बहुत देखिए, लाइक क्या मोटिवेशन थी वो जो जनरेशन थी ना हमारी, वो जनरेशन में एक जज्बा था इस मुल्क को आगे लेके जाने का। आज की नस्ल जो है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि ये जो छोटी उम्र में लोगों को गाइडेंस मिलती है, बुनियादी तौर पर तो वो ख़ानदानों फैमिलियों में होती है। स्कूल बाद में आता है, तरबियत जो है। तो स्कूलों का भी उस वक्त के स्कूल हमारे, मैं समझता हूँ कि अमेरिका और इंग्लिस्तान के स्कूलों से बेहतर होते थे। अच्छा। मतलब सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल जो था, एक्सीलेंट स्कूल हुआ करता था, वहाँ दाखिला मुश्किल से मिला। और आपके टीचर्स किस किस्म के थे? बड़े अच्छे, बहुत सारे अच्छे। पाकिस्तानी थे या कुछ बाहर? यहाँ तो सारे पाकिस्तानी, यानी लाहौर में तो पाकिस्तानी थे सारे, कभी भी वो नहीं था। लेकिन वो जो मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश सान पढ़ूँ, वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में ही पढ़ा। मैं मेड इन पाकिस्तान रहा, मेरी जहनीत पाकिस्तान की रही। मैंने अपनी सर्विस शुरू करने के बाद फिर दुनिया सारी देखी, उसमें वलायत भी गए, अमेरिका भी गए, हर चीज़ों की। लेकिन फिर मैं ही उस तरफ मैं आऊँगा कि जो आप कहते हैं ना, मेरी जनरेशन जो है, हमने पाकिस्तान बनते हुए देखा, फिर उसको टूटते हुए देखा, और आज हम में से जो अभी ज़िंदा हैं, हम इसको बिखरते हुए देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब ये मुल्क नहीं रहा। ये आज मैं बिल्कुल बड़े यकीन से कह रहा हूँ, पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर ए स्टेट। ये एक इलाकाई ग्रुप है, राजधानियाँ जो एथनिक और लिंग्विस्टिक बुनियादों पर, यानी लिसानी और नस्ली बुनियादों पर इस मुल्क को बांट दिया गया है। और हमारे 2 हिस्से जो हैं, बलूचिस्तान और पख्तून, वो उनका हमसे बुनियादी ज़हनी ताल्लुक़ नहीं है, जो मैं आज ये सोचता हूँ। वो दोनों, वो अफ़गानों और ईरानियों और उन लोगों की वो जो है ना, एक लेगेसी है वो, और उनकी जहनीत नेशन वाली है। ये जो 2 सूबे हैं, सिंध और पंजाब, ये कभी नेशन नहीं रहे, दोनों ग़ुलाम रहे हैं। कभी अफ़गानों के, कभी सिखों के, कभी अंग्रेज़ों के, कभी हिंदुओं के। तो ये एक ग़ुलामों की ये नस्ल है जो चलती आ रही है, और कन्वर्ट्स होते रहे। मतलब इस्लाम आया तो फिर हम लोग मुसलमान यहाँ हुए ना। मतलब मेरे जो बुज़ुर्ग थे सारे, मैं सोचा करता था कि हमारा जो खेड़ा गज्जू खान की हवेली थी, एक एक दीवार उसकी, यानी आप ये यकीन मानिए, उस दीवार से लेकर इस मेज़ तक एक एक दीवार थी ईंटों की बनी, और 3 ड्योड़ियाँ होती थी अंदर जाने के लिए, मुग़ल स्टाइल उसका। अगर मैं उसकी अब गेट वेट दिखाऊं, जिस तरह चौबुर्जी का गेट है, इस तरह है बिल्कुल। तो मैं सोचा करता था कि मेरे बुज़ुर्गों की ये कहाँ से आ गई। तो मैंने रिसर्च करवाई, हिंदुओं के पास जाके मैंने सब चीज़ें पूछी, वो लिख लेते हैं हर चीज़ें। तो मुझे ये फिर पता चला कि मेरे बुज़ुर्ग होते थे, कन्वर्ट्स हुए, हिंदुओं से मुसलमान हुए, जब अफ़गान वहाँ सेटल हुए, आ रहे थे और वो ऑक्यूपाई करते थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे मराठों के ख़िलाफ़ और सिखों के ख़िलाफ़। तो ये लश्करों के सरदार बन जाते थे जो कन्वर्ट्स होते थे ना, फिर ये उनके ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, मराठों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। तो इनको जो जायदादें ऑक्यूपाई करते थे, फ़तह लेते थे, तो अहमद शाह अब्दाली वो उनको दे के चला जाता था। अहमद शाह माल गनीमत का वो छोड़ के, वो इन्हें कभी बादशाह नहीं यहाँ बना, वो अफ़गानिस्तान का बादशाह रहा। ये वो एक बड़ा ज़बरदस्त कामयाब बादशाह था। असल अफ़गानिस्तान सल्तनत अफ़गानिस्तान की उसने बुनियाद रखी थी, और वो सल्तनत
अभी तक है कि आज तक अफ़गानिस्तान को दुनिया की किसी ताकत ने कॉलोनाइज नहीं किया। हिंदुस्तान तो कॉलोनाइज ही रहा ना जी। तो वो जो है ना अफ़गानिस्तान, उसने ब्रिटिश एम्पायर ने उससे पहले सोवियत एम्पायर आई बाद में, फिर उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर थी, और फिर अमेरिका की एम्पायर ने आके किया। तीनों एम्पायर्स को अफ़गानों ने जूते मार के हमेशा शिकस्त दी है। यानी अब अमेरिका को 20 साल लड़ा और आज़ादी ले ली। उससे पहले सोवियट्स को निकाला अफ़गानिस्तान से, वो आए 10-11 साल, और उससे पहले अंग्रेज़ों को मार मार के ऐसा किया था। अंग्रेज़ों ने पंजाब से भर्ती करते थे पंजाबियों को, अपने सिपाही। कभी वो जर्मनी में लड़ाते थे, चाइना में लड़ाते थे। हमारे भी नाना जब होते थे स्टेट में, तो वो फिर अंग्रेज़ ही इस्तेमाल करते थे। तो पंजाब से तो वो इस्तेमाल ही लोग अपनी फ़ौज के लिए करते थे। तो पंजाब में कभी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं अंग्रेज़ों ने किया, जो कि हिंदुस्तान के तमाम इलाक़ों में हुआ, मगर पंजाब और सिंध में कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये ग़ुलाम थे यहाँ वो, जो उनके घोड़े देखते थे, फ़ौजी ज़रूरियात पूरी करते थे, और जो 2 आना देते थे, और वो घोड़ा रईस, वो क्या साइस होते थे ना घोड़ा, उनका नाम टवाना ऐसे ही तो बना था, 2 आना से। तो कोई दौलताना बन गया, कोई गर्देजी बन गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बस वो जायदादें ले ली। और ग़ुलामी का ऐसा असर हुआ कि कभी भी इनको आज़ादी का पता नहीं है। यानी हम जो पंजाबी एक नस्ल है, तो उनको कौमियत का कभी इदराक नहीं। बड़ी सख्त बात है, लेकिन बड़ी नहीं, रियलिस्टिक। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगले रोज़ किसी से मेरी बात हो रही थी, वो कहते जी नहीं पंजाबी बड़े पुरअमन लोग हैं। मैंने कहा पुरअमन है तो फ़ौजों से जाके 20,000 पंजाबियों को मारा अफ़गानों ने, जब इन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था। अंग्रेज़ फिर भागे उन पंजाब मरवा के, तो इधर आ गए भाग के। तो इसी तरह इन्हीं पंजाबियों को अंग्रेज़ ले जाके 1857 में जब जंग आज़ादी हो रही थी, मुसलमानों को कत्ल करने में ये पंजाबियों का हाथ था। ये सारे यहाँ के लाहौरिये ये जाते थे मारने वहाँ अंग्रेज़ों के फ़ौजियों के तौर पर। ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री जो है ना, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाबी और सिंधी जो हैं ये कभी कौम बन ही नहीं सकते। मैं अब 75 साल मैंने देख लिया उस पाकिस्तान की तलाश में करता रहा, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने जिस तसव्वुर के साथ एक बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और ख़ुददार कौमियत का शऊर पैदा किया था, और जिसके तसव्वुर के साथ कायद-ए-आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और एक जमहूरी ममलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला था, वो नहीं है। मैं कहता हूँ जमहूरियत तो यहाँ नामो निशान नहीं इस मुल्क में रहा। मैंने पूरी ज़िंदगी, मैं बहुत जमहूरी पसंद होता था, और जब अयूब के ख़िलाफ़ हम स्ट्रगल करते थे तो हम पर डंडे पड़ते थे, पुलिस भी आती थी, लेकिन हमने कभी छोड़ा नहीं। बस जब हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए, जब हमें ज़िम्मेदारियाँ पड़ गईं, तो हमने फिर पाकिस्तान को आज़ाद रखने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी सारी की सारी पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए रही है। झूठ बोलते रहे कि हमें वो बाहर दुनिया में इज़्ज़त पाकिस्तान की रखने के लिए हम कहते थे कि हमारे यहाँ सब अच्छा है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी वो सारी की सारी या कर्ज़े लेने पे थी या मदद ले, हमें मदद दे दो। और शुरू से और ये शुरू से, मैं पेरिस का वक्त जो अर्ली 70s में, वहाँ कंसोर्शियम के इजलास हो रहे हैं, कभी यूरोपियन से भीख मांगते हैं, और ये इस वजह से है कि पहला टोला जो सियासतदानों का था जिसने पाकिस्तान के 47 से 56 तक वो किया, उसमें बेसिकली बंगाली, वो बड़े पुरखलूस बंदे थे पाकिस्तान के। असल पंजाबी सिंधी थे जो कि टांगें काटते थे, उनकी साजिशें करते थे। उन्होंने न कानून आइन बनने दिया पंजाबी सिंधियों ने, और ना कोई कानून बना, यानी कोई नेशनहुड की तरफ नहीं गया। तो 56 में पहला आयन बना, तो वो भी चूँकि इस 9 सालों में बहुत वक्त था। इंडिया तो एक रियासत हो गया था, लेकिन एक चीज़ क्रेडिट मैं दूंगा कि अगर फ़ौज ना होती तो ये पाकिस्तान अब तक कब से चला जा गया होता। वो तो हिंदुस्तान ने पहले कह दिया था, पंडित नेहरू ने, कि ये जो नई रियासत की बात करती है ये कभी भी नहीं सर्वाइव करेगी, ये जल्दी पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। और ये नेहरू ने पेशीन गोई कर दी थी कि ये सिवाय एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के और कुछ नहीं होगा। अब आपको मैं ये कहता हूँ कि मैं अब 75 साल बाद अपने सारा कुछ
देखने के बाद, इस यहाँ ज़िंदगी गुजारने के बाद, अब मैं बस अब तो खुदाफिज़ कह रहा हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस मुल्क में वो जो कायद-ए-आज़म ने बातें सोची थी वो कहीं नहीं। जमहूरियत छोड़ दीजिए, कोई है ही नहीं है कोई कौमियत का जज्बा। और जब मैं पाकिस्तान के मुंतखब ऐवानों में इन लोगों की तकरीरें सुना करता था, मुझे शर्म आया करती थी। पाकिस्तान को गालियाँ देते थे ये मौलवी, इतनी लंबी-लंबी दाढ़ियों वाले जो पार्लियामेंट में बैठ के, जो आज भी लीडर बने हुए हैं, जिनके बाप भी लीडर होते थे, जो भुट्टो के साथी होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, पाकिस्तान बनना नहीं चाहते थे। वो आज हमारे मुल्क की मलकियत बने हुए हैं। तो ये मुल्क के साथ जो कुछ हो गया है ना, तो मैं ये कहा करता हूँ कि कायद-ए-आज़म बेचारा तो चला गया, मुल्क यतीम हो गया, लेकिन जो यहाँ उसके सक्सेसर तो कोई नहीं। ये तो सारी दुनिया ने कह दिया था कि कायद-ए-आज़म इज़ इर्रिप्लेसेबल, कोई भी कायद-ए-आज़म का सानी नहीं आएगा। मगर 75 सालों बाद मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं आपके ज़रिए से आपके सारे व्यूअर्स और पूरी कौम को, कि मुझे पहली दफ़ा एक सोच नज़र आई थी, एक फिनोमिनन। इमरान खान को मैं कभी फ़र्द नहीं समझता, कभी मैं ना कभी मिला उसको, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं पहले दिन से जब मैंने इसकी बातें सुननी शुरू की, तो मैंने कहा ये तो, क्योंकि मुशर्रफ के दिनों में मैं आई यूज़ टू बी पार्ट ऑफ द मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी उसका हिस्सा था। तो जब मैं यहाँ अलहमरा वगैरह तकरीरें करता था, तो वो लोग मुझसे पूछा करते थे कि शमशाद साहब आप जो बातें करते हैं ये कौन तब्दीली लाएगा। मैं वही मुल्क की जो अज़मत की बातें थी मैं वो कहा करता था। तो मैं फिर एक दफ़ा कहा कि तुम बहुत सीरियस हो। बहुत एक औरत बोली कि जी नहीं हमें बताएं जल्दी, बहुत परेशान हो गई। तो मैंने कहा अगर तुम जल्दी हो तो फिर तो उठो यहाँ से, जो भी तुम्हें बिजली का बटन नज़र आता है तुम दबा दो, मगर ये ऐसी बात नहीं है। तो कहती फिर कौन आएगा। मैंने कहा कोई पागल आदमी आएगा। ये 2007 की बात कर रहा हूँ, 2007 की। मैंने कहा कोई पागल आदमी आएगा, मुझे नहीं पता कौन, क्योंकि जो जिस किस्म की बातें हमें चाहिए वो सिर्फ एक बंदा, एक जो अड़ियल हो ना, वो करेगा। तो जब इमरान खान आया, जब मैंने उसको देखा मतलब टीवी पे, और जब उसके बारे में जाना, तो मैंने कहा यही तो वो पागल आदमी है। फिर 2018 में कहीं एक कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसमें हेड चीफ गेस्ट थे आपके प्रेसिडेंट जो हैं उस वक्त, वो पीटीआई के ही आरफ अलवी साहब थे प्रेसिडेंट, तो वो आए हुए थे। तो खैर मैंने जब वो अपनी तकरीर में कश्मीर के अलावा मैंने पाकिस्तान के बारे में बात की, कि मैंने कहा कि मुझे इस वजह से ये कमरा, उसी कमरे में मैंने ये कहा था कि कोई पागल आदमी आएगा, अलहमरा का उसी तरह भरा हुआ था। ये उस वक्त भी भरा हुआ था और अभी भी भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मुझे आज वही याद आ गई है जब मैंने कहा था कि पागल आदमी आएगा, और मैंने कहा वो पागल आदमी आ गया है। और पहले ही दिन से मैंने फ़र्क देखना शुरू किया था कि मुझे सड़क पर लोग हेलमेट पहनते हुए पहली दफ़ा नज़र आए थे, वरना यहाँ कभी भी नहीं था। मैंने कहा ये होता है, पागल आदमी वो आ गया, उसकी ज़रा सी जो चीज़ है ना, हर वो सरायत कर जाती है लोगों में। तो मैंने कहा मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ, लोग वक्त पे दफ्तरों में आना शुरू हो गए थे। लेकिन मैंने साथ कहा कि यहाँ का जो माहौल है, ये कौम, मैंने वही पंजाबियों, और मैंने कहा ये कौम दरअसल इन्होंने वो पजीराई नहीं दिखाई जो कि होनी चाहिए थी सोच को। और मुझे नहीं लगता कि ये जो इमरान खान है इसको ये एक्सेप्ट करेंगे, इसको ही विल हैव टू फाइंड अनदर नेशन, ये नेशन उसको डिज़र्व नहीं करती। ये मैंने कहा, उन प्रेसिडेंट की मौजूदगी में मैंने कहा था, क्योंकि मैंने देख लिया आवाम का जो है। मैं बता दूं मैं बहुत हसास हूँ इस बारे में, और मैं सबको जानता हूँ। मैं जब रिटायरमेंट हुई मेरी, तो नवाज शरीफ ने एहसन इकबाल को मेरे घर भेजा था कि शमशाद साहब, मियाँ साहब कहते हैं कि तुसी साडी पार्टी ज्वाइन कर लो, वाइस चेयरमैन थे। मैं कहा मैं सवाल ही पैदा, मैं पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता, तुम लोग झूठे हो बड़े, तो मैं कभी झूठ सच के अलावा कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मदद मैं तुम लोगों की सबकी करूँगा मुल्क के हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो यूज़ टू सेंड मी मैसेजेस, मेरे आर्टिकल पढ़ के दुबई से मुझे तारीफ़ के मैसेज भेजा के। एक दफ़ा उसने वो क्या है बदर, जहांगीर बदर कहा कि इसको कॉन्टैक्ट करो, तो वो मुझे उसने इनवाइट किया, और मुझे कहने लगा बीबी चाहती है कि तुसी पीपीपी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं पार्टी कोई नहीं ज्वाइन करूँगा, मैं मदद
जो भी मुझसे मदद मांगेगा मैं आइडियाज़ दे सकता हूँ मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। जो तसव्वुर था अल्लामा इकबाल का, कायदे आज़म का, हमारी नस्ल पहली नस्ल है तो कुछ हम मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में मैंने नवाज शरीफ की फैमिली को 2013 के इलेक्शन में मुझे याद है कि इन्होंने मुझे बुलाया था, क्योंकि मुझसे मशवरे लेते थे। वो चाहे रेमोंड डेविस का केस हो, कैरी पैक वो आता था सर, तो ये सब मुझसे टॉकिंग पॉइंट्स मुझसे लेते थे। तो वो मैंने इनको लिख के दिया था इनका कि पार्टी पहले अपनी डेमोक्रेटाइज करो, उसमें कोई भी हेरेडिटरी सक्सेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जमहूरियत नहीं होती जहां आप मौरूसियत ले आते हैं। जमहूरियत में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो उस किस्म के आइडियाज़ इनको पसंद नहीं आते थे। तो दोनों फैमिलीज़ जो हैं, आज मुल्क इस वक्त जिस कब्ज़े में है वो एक शरीफों की फैमिली है, एक बदमाशों की फैमिली है। बस वो दो फैमिलियां हैं, दोनों मरूसी है। और आप अंदाज़ा करें। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जब आपने सीएसएस शुरू किया, बहुत आज के दौर में भी हमने देखा है कि जो एक बात हमें बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि जी ब्यूरोक्रेसी ही कसूरवार है, किसी सियासतदान को नहीं काम करने देती सारा। सो उस टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी थी जब आप लोगों ने शुरू किया, कंपेयर टू आज की ब्यूरोक्रेसी, उसको आप कैसे देखते हैं कि उस टाइम जब आपने शुरू किया? बहुत फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ ना जी, मेरी जनरेशन ने कम से कम हम लोगों के जो कुलीग्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, हमने उनसे सीखा बहुत कुछ। ठीक है जी। ये और चीज़ है कि मैं फॉरेन सर्विस में था, तो मैं तो आई वाज ऑलमोस्ट एलियन इन माय ओन कंट्री। मैं तो जब रिटायरमेंट के बाद आया हूँ तो मैंने यहाँ पहली दफ़ा सांसों में एक गर्दालूद माहौल सूंघा, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारा तो कोई फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं है। जब मैं 2004 में वापस आया, ये तो सारे मसले घर के अंदर के हैं। और आप गए कब थे, मतलब पहली दफ़ा जो बाहर 68 में चला गया। और उसके बाद ज़्यादा उसके बाद आते रहते थे। वो इस्लामाबाद में होता था, 2 साल 3 साल रहते थे। लेकिन वो तो फिर हमारा एक जाविया ही फ़र्क होता है ना, इसी वजह से कि जब आप नौकरी एक जिम्मेदारी ले रहे होते हैं, क़तई नज़र इसके कि कौन आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारी तो सिर्फ रियासत थी ना हमारा मकसद। तो रियासत के लिए हमने दुनिया को ये तो नहीं कहना था कि हम ज़लील लोग हैं। हम हमेशा कहते थे कि हम बहुत इज्जत वाले हैं, मगर हमें अभी आप थोड़ी मदद दे दें, बस भीख मांगने से ये होता था। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि फॉल ऑफ ढाका जब हुआ है उस टाइम यहाँ क्या एनवायरनमेंट था? मतलब आप ज़ाहिर है आप तो बचपन आप एज अ छोटे बच्चे आए थे, और वो जब आपके सामने सारी चीज़ हुई, 65 आपने देखा, 71 देखा, तो उस टाइम का माहौल अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें कि क्या हो रहा था। और आपने आई थिंक ब्यूरोक्रेसी भी नई नई उस टाइम शुरू की थी। देखिए 1971 का एक सानहा ऐसा था जो होना ज़रूरी नहीं था। बेसिकली वो हमने ख़ुद पैदा किया। उसमें बुनियादी तौर पर सियासत और आमरीत, ये दो चीज़ों का इम्तज़ाज था। आमरीत, याह्या ख़ान उस वक्त डिक्टेटर था, और एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में सबको पता है कि कैरेक्टर क्या था उसका। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि सियासत में हो या फिर हमारी देखा जाए फ़ौज में भी इसी किस्म के जितने भी आए हैं उनकी रेपुटेशन आप देख लीजिए। तो सिविल सर्विस में भी ऐसे लोग होते हैं। बदकिस्मती वही है कि लीडरशिप वाली पोजीशंस पर हमारे ऐसे लोग आते रहे फैसले करने वाली पोजीशन में, जो वहाँ नहीं होना चाहिए थे। और याह्या ख़ान ने इलेक्शन करवाए। याह्या ख़ान ने, पहली बात तो ये है कि जब भुट्टो ने अयूब ख़ान की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी, भुट्टो ने सबसे पहले तो अयूब को कमज़ोर करने के लिए उससे 65 की जंग लड़वाई। ये भुट्टो था जिसने अयूब को आइडिया दिया था कि इस वक्त हम कश्मीर ले सकते हैं, और उससे पहले यानी वो जो क्या जिब्राल्टर शुरू करके। और उस जंग में इंसिडेंटली ये भी मैं आपको ज़िक्र बता दूं, यह तारीख़ का हिस्सा है हकीकत, कि एक हमारे जर्नैल थे जनरल अख्तर मलिक, उन्होंने महाज था जो छम जौड़ियाँ वाला महाज, इतनी कामयाबी से वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे कि हम 2-3 दिन में पहुंच जाना था। तो अमेरिका उस वक्त जो उनका जो पॉलिटिकल काउंसलर था, फॉरेन ऑफिस आया और उसने कहा कि जिस रफ्तार से तुम लोग कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है तो तुम लोग तो 1 हफ्ते के बाद दिल्ली काबू कर लोगे। और साथ ही उसने कहा स्टॉप इट। अमेरिकन काउंसलर ने कहा, मतलब काउंसलर क्या, एम्बेसडर की नुमाइंदगी कर रहा था, डेप्टी था। तो कहता है कि स्टॉप इट, ये थे उसका अल्फाज, स्टॉप इट,
वी वोंट लेट दिस हैपन। जो फॉल ऑफ ढाका पे आप थे फॉल किधर उस मैं टाइम? बता रहा हूँ कि 65 का जो वाक़या है ना, वो असल एक फॉल ऑफ ढाका का ज़रिया बनता है, क्योंकि उससे मुल्क में बददिली इतनी पैदा हो गई थी, बिलखसूस मशरक़ी पाकिस्तान में। क्योंकि मुझे याद है कि 61 में, यानी 65 की जंग से 4 साल पहले मैं जब स्टूडेंट लीडर था, तो हम 10 स्टूडेंट्स को यहाँ से, अयूब खान के प्रोग्राम था एक इंटरविंग, तो हम गए थे वहाँ। इतनी मोहब्बत हमें मिली थी वहाँ, 5 लड़कियाँ थीं, 5 लड़के थे, तो हमें बहुत मोहब्बत मिली थी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स। महफ़िलें होती थीं, गाने गाते थे, डिनर होते थे, तकरीरें होती थी पाकिस्तान के बारे में, सारी चीज़ें एक बहुत यानी यकसुई थी उस वक्त। और हमें तबीयत, मैं स्टूडेंट के तौर पर मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हम एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जब 65 का वाक़या हुआ, उसको ईस्ट पाकिस्तानियों ने देखा कि उस तरफ तो इधर इतनी क्योस था कि उधर उनका कोई ख्याल ही कोई देखने वाला नहीं था कि हिंदुस्तान जाता तो कब्ज़ा कर लेता। तो उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, और फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रही थी। जूट उनका वाहिद ज़रिया माश था, तो वो सारा एक्सपोर्ट करके मगरबी पाकिस्तान खा जाता था। तो असल चीज़ ये लोग थे, पाकिस्तान के लोग, जिन्होंने वहाँ एक उनकी एलिनेशन का जिक्र बने। तो जब 70 में इलेक्शन हुए, पहला इलेक्शन, याहिया ने कहा कि मैं अब, अयूब से इसने इक़्तिदार छीना था, और वरना अयूब ने स्पीकर को देना था जो उस वक्त था, और फिर इलेक्शन होते, लेकिन इसने छीना, और उसके बाद फिर पहला इलेक्शन करवाया। लेकिन आई मस्ट से कि वो दैट वाज द ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन आवर हिस्ट्री। उसके बाद कभी कोई इलेक्शन सही नहीं हुआ। सो थोड़ा सा आप बताएं कि जब आप सेनेगल मूव हुए हैं तो उस टाइम वहाँ क्या माहौल था? बिकॉज काफ़ी आई एम श्योर बंगाली ऑफिसर्स थे, जी और वहाँ बिल्कुल। एम्बेसडर भी उस टाइम बंगाली थे। तो एज अ पाकिस्तानी, या मतलब ये वेस्ट पाकिस्तानी, जब आप वहाँ गए तो आपके साथ उनका ट्रीटमेंट किस किस्म का था? नहीं, मैं ठीक था, एम्बेसी में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पहले मेरे सफ़ीर वेस्ट पाकिस्तान से थे, शहरयार खान होते थे, वो दूसरे शहरयार खान, ये जो क्रिकेट वाले नहीं। तो वो ट्रांसफ़र हो गया था, तो उसके बाद फिर ये सेकंड एम्बेसडर था वहाँ क्योंकि सेनेगल में तकरीबन 4 साल रहा हूँ। कि ये पूरा 71 की ट्रेजेडी की वजह से मेरा वहाँ डिले हुआ, कि 71 के बाद चूँकि एम्बेसडर डिफेक्ट कर गया था, तो गवर्नमेंट ने मुझे ही वहाँ हेड ऑफ मिशन बना दिया था, क्योंकि एम्बेसडर तो मैं नहीं बन सकता था। तो शार्ज d'affaires हम कहते हैं इसको, फ्रेंच टर्म है शार्ज d'affaires, कि मैं यानी मोतमद होता है जो वो एम्बेसडर बन गया। और उस टाइम हालात भी यहाँ ख़राब होने लग गए थे? जी बिल्कुल, यहाँ ऐसे था कि वैसे भी फिर बंगाली सारे फिर चले गए, एम्बेसडर जब चला गया, फिर बांग्लादेश बन गया, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया था इन सबको जाने दिया जाए, तो फिर हमने छोड़ दिया था। और सारा स्टाफ के लोग, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एम्बेसडर के बारे में बता दिया था कि ये आपके एम्बेसडर साहब जो है ना, हमारे एम्बेसडर साहब, ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कहते, वो इस वजह से उसने और कहा, वो भी बंगाली था? बंगाली था। और वो उसने ऐसा था कि उसका काम होता था, बाकायदा वहीं रहता था, सफाई वगैरह करवाता था, हर चीज़, सिक्योरिटी गार्ड पूरा होता था, रेजिडेंट था वहाँ, पाकिस्तान से गया हुआ। तो उसने मुझे कहा कि आप, मेरे कमरे की जो चाबी बाहर लगी हुई थी ना एक दिन, तो उसने कहता है कि सर, ये मैं आपको कहता हूँ कि एक चाबी आप इसको अंदर लगा लिया करें, बाहर ना रखें। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी, आपके सफ़ीर साहब का इरादा है आपको यहाँ कमरे में बंद करके इस एम्बेसी को काबू करने का। अच्छा, तो मतलब वो कू के चक्कर में हाँ थे? हाँ, मतलब वो था कि डिफेक्ट करेंगे तो सारा अकाउंट एम्बेसी अपने कब्जे में लेके बांग्लादेश की एम्बेसी बना देंगे। उस वक्त ऐसे वाक़यात हो रहे थे ना कुछ जगहों पे। और ये 60 नहीं, ये 71 के बाद की बात है। ठीक है। 71 के बाद की बात है। मैं तो वहाँ 69 में चला गया था ना, तो 69 से 70 तक तो वो चीज़ें तकरीबन, शुरू हो गई थी हाँ, सारी। उस ठीक वक्त है। तक तो हालात ठीक थे। फिर 70 के इलेक्शन के बाद फिर मैं वापस गया जल्दी से, तो फिर ज़रा ये स्ट्रगल शुरू हो गई थी। और उनकी फिर बेगम भी आपको आई थिंक एक दिन मिलने आई? हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो तो आई, और उन्होंने मुझे अपने मियाँ के बारे में बता दिया कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया के साथ मिल गया है, जो कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। बट देन आई टोल्ड द एम्बेसडर, एक दिन मैंने बड़े अदब से कहा था कि सर, जब भी आपने जाना हो तो मुझे बता दीजिए,
मैं आपको बाकायदा फेयरवेल डिनर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ये कहा था क्योंकि फैसला आपने करना है, क्योंकि और मिशंस में हमारे थे, लोग जा रहे थे, तो मैंने ये उसको बता दिया था। अच्छा, ये जो साइफर की आपने जिक्र किया, तो साइफर के बारे में बताएं कि ये ऑपरेट कैसे होता है। सो लेट्स से कि आपने एक देखिए, मैसेज भेजना ये है। जो अभी है ना, ये हमारे मुल्क में ये सियासी तबका जो है ना, ये हर चीज़ को डिस्टॉर्शन का शिकार कर देता है। साइफर इज़ नथिंग, यानी साइफर इज़ नॉट कोई सीक्रेट, स्टेट सीक्रेट नहीं है, ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। कोडेड, यानी हर ज़िला कचहरी, ज़िले डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में भी होता है कि सीक्रेटली कोई चीज़ कन्वे करनी है तो उसके कोड्स होते हैं, ठीक है। उन कोड्स में वो आप कन्वे कर देते हैं। तो जो मैसेज होता है वो वंस इट हैज़ बीन ओपनड, तो वो फिर सीक्रेट नहीं रहता, वो तो फिर जो एक्शन होता है लेना पड़ता है ना। लेकिन जब आप कहते हैं कि कोड्स होते हैं, कोड से आपकी क्या मुराद है? वो बताता हूँ कि ये साइफर के डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं, हमारे ख़ास बनते हैं, और वो पूरी एक उस मिनिस्ट्री में हमारे एक अलग विंग होता है, ट्रेनिंग मिलती है, हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी बाकायदा उसमें, और मैं फिर उस साइफर को ऑपरेट करता था, ऑपरेट इन द सेंस के असिस्टेंट होता था, तो करता वो था, लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए तो फिर मैं काम तो नहीं रोकता ना। और ये होता बेसिकली रिटन लेटर है कि जिसके अंदर आपने कोड डाला है बस। मैं इट इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरह हम लेटर भेजते हैं ना, वो लेटर एक कोड्स में होता है, ठीक है जी। वो फिर कोड्स जो बंदा होता है उसको खोलना आता है, ऐसे करके वो करता है और मशीन असल और कोड मतलब किस तरह का होता होगा? अगर कोई सीक्रेट किताबें होती हैं बनी हुई, और वो फिर ऐसे होता है कि हर मिशन को अलग अलग है उनका, हर मिशन के लिए नहीं, वो ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं कि मिनिस्ट्री में भी वही चीज़ें कोड चलता है, मिशनों में भी वो कोड चलता है, तो मिशनों में, और वो बाकायदा पीरियोडिकली हम चेंज करते रहते हैं। ये नहीं होता कि वो कोड हमेशा रह जाता है, वो बाकायदा फिर मिनिस्ट्री से एक बंदा कुरियर जाता है, बाय हैंड मिशन को हैंड ओवर करके आता है, एम्बेसडर को दे के आता है। सही। हर दफ़ा। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने ज़रा नवाज शरीफ के साथ काफ़ी काम किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस एक तो ओवरऑल था, और स्पेशली ये कि एज अ पर्सनालिटी वाइज जो है आप कैसे उनको देखते हैं? और ज़रा उस टाइम तो वो नए ज़रा गवर्नमेंट में भी आए हुए थे, और मतलब नए तो नहीं इन अ सेंस कि वो एक आधी दिहाई गुजरी थी। नहीं, बात तो दुरुस्त है, लेकिन चीज़ ये है कि सियासतदान कोई भी ऐसा नहीं जिसको मैं ये कहूँ कि वो कोई अच्छी कैटेगरी का बंदा है। यानी मैं तो सच्ची बात है फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता था। जब मुझे पता चला कि मुझे फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जा रहा है तो मैं नहीं बनना चाहता। तो ये और बात है कि नवाज शरीफ ने मुझे फिर ऑर्डर दिए थे कि भाई आप मेरी टीम का हिस्सा बने, तो मैं फिर बन गया था। फिर जो मुझे कहते थे मैं वो उसको इम्प्लीमेंट करता था, लेकिन दुरुस्त तरीके से। मैंने गलत तरीके से कभी नहीं किया। मसलन आपको मैं ये बताऊं कि अभी मुझे 1 हफ़्ता हुआ था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप इंडिया गए हैं? हाँ, फॉरेन सेक्रेटरी में बना ना, जब 1 हफ़्ता हुआ था मुझे इस्लामाबाद में। 97 की बात है, फरवरी 97 में मुझे इन्होंने बनाया था। ये भी फरवरी में दूसरी टर्म इनकी शुरू होती है। तो मुझे बताया कि जी कोई पार्लियामेंट के 2-3 बंदे आपसे मिलना चाहते हैं, मेंबर। तो आए, शलवारें डाली, बास्केटें डाली, मोटे मोटे से जो होते हैं सियासतदानों का नक्शा ही ये होता है, जितना भी हराम का पैसा खा लें तो फिर वो वज़न इधर ही आ जाता है ना। तो आए, मैंने कहा कि सानू मियाँ साहब ने भेजा है। मैं कहा जी दसो। कि उन्होंने किया है कि हैदराबाद का जो लंदन में पैसा पिया है वो हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया। इंडिया में कोई इनकी तरह की पार्टी थी कि हमने उनके साथ बातचीत, वो इंडिया ने ब्लॉक करवाया हुआ ना, फ्रीज़ करवा दिया था वहाँ अंग्रेज़ों को कह के। ये बड़ा मशहूर किस्सा है। वो पैसा अभी भी पड़ा हुआ है, अनलेस कोई दो या आउट ऑफ कोर्ट कर बीचों बीच किसी ने कर लिया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन उस वक्त मुझे ये कहा उन्होंने कि जी वो हमने कर लिया है, तो अब आप हमारी मदद करें आगे चलने की, कानूनी जो चक्कर है। तो मैंने कहा कि तुसी मियाँ साहब को जाओ, उन्होंने कहो कि मैनू मेरे नाल खुद गल कर, मैं ताड़े जैसे लोगों दी गल्लां नहीं सुनता हुंदा। तो मैंने उनको भिजवा दिया। मियाँ साहब 3 साल रहा उनके साथ, एक दफ़ा भी उनको जुर्रत नहीं हुई मेरे साथ बात करने की, क्योंकि पता लग जाए, ये टेस्ट करते हैं। इन्होंने देख लिया कि ये नहीं करेगा, ठीक है जी। तो अब मुझे नहीं पता कि बाद में किसी ने भी कर लिया हो, ये तो अब हुकूमतें जानती होंगी ना। जिस किस्म के लोग हैं ये आउट ऑफ कोर्ट करने वाले, यही तो लोग हैं।
यही तो लोग हैं। तो इस वजह से मैं किसी की पर्सनैलिटीज़ के बारे में कोई राय नहीं देना चाहता। सही। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं सियासतदानों को पाकिस्तान की जितनी भी तबाही है उसका असल वजह उनको समझता हूँ। लोग तो फ़ौज को कहते हैं, बिल्कुल फ़ौज का रोल है, लेकिन वो फ़ौज एज एन इंस्टीट्यूशन का नहीं है। वो है जो हेड होता है उसका है, याह्या खां का है। ज़ियाउल हक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को सोवियत ऑक्यूपेशन से बचाया, क्योंकि सोवियट्स ने जब अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था, अगली मंजिल उनकी पाकिस्तान था। मगर ज़िया ने एक स्टैंड लिया और अमेरिका को अपने आगे लगाया और उसने सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल करवाया। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इंडिया के साथ, जो जी, नेगोशिएशंस हमने शुरू की लेट 90s के अंदर और फिर अर्ली 2000। ज़रा वो हमें पता तो है कोई कामयाब हुई कोई नहीं हुई, बट जब एक नेगोशिएशन होती है, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दैट? मतलब वो जो कहते हैं जी बैक चैनल राब्ते चल रहे हैं, वो बैक चैनल नहीं, से बैक मुराद चैनल तो ऐसी बात होती है। फॉरेन डिप्लोमेसी में कई तरीके होते हैं। एक तो बराह रास्त डायलॉग होता है, जिसको डायलॉग कहते हैं ना, कॉन्फ्रेंस जिसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वो तो पब्लिक नहीं, पब्लिक में नहीं होती, मतलब पब्लिक फेसिंग होती है कि वो लोगों को पता है। डेलीगेशंस बैठते हैं, एक 1-on-1 मीटिंग होती है। और इंडिया पाकिस्तान पीस के हवाले से जो हमारा तजर्बा है ये बड़ा तवील है। ये शुरू हो गया था पाकिस्तान बनने के फौरी बाद ही। नेहरू और लियाकत की मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई सिवाय वो महाजरों की सेटलमेंट वगैरह के अलावा और किसी मसले इशू का हल कोई बड़ी चीज़ पे कुछ बड़ी चीज़ पे सिर्फ हुआ था इंडस का, वो भी वर्ल्ड बैंक को मिला के तब हुआ था। वरना आज तक कभी भी इंडिया और पाकिस्तान ने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जो मैंने नेगोशिएट किया जून 97 में इंडिया पाकिस्तान कॉम्पोजिट डायलॉग की सूरत। क्योंकि मैंने और मेरे काउंटर पार्ट ने हमने बात ये फैसला कर लिया था पहले, बल्कि मैंने जाने से पहले उसके साथ मेरे राब्ते थे, तो कि भी हम मीडिया को कैसे हैंडल करेंगे। मैंने कहा कि हम मीडिया को ज़रूर अपने साथ रखेंगे, लेकिन उनको अपना प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं मैं करने दूंगा। बिल्कुल, दोनों ने एक फ़ैसला किया था कि हम ब्रीफिंग करेंगे रोज़ और उनके क्वेश्चंस का जवाब देंगे, लेकिन ये कि उनको इंट्रूसिव नहीं करने देंगे। जो होती है ना कि मीडिया अब आजकल तो तबाह कर देता है ना मीडिया चीज़ें, तो उस वक्त हमने ये चीज़ें सब पहले से कर ली थी। तो डायलॉग जो हमारा वही होता है कि हम बैठ के अपनी पोजीशंस, पहले तो आपस में वो अपनी पोजीशन देगा, मैं अपनी पोजीशन दूंगा। तो Where do you guys normally sit? Like, is it like ज़रा बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड के बाहर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कहीं यानी जब हमारे केस में फॉरेन ऑफिस का एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, वहाँ जो जितने भी मतलब अमेरिकन डेलीगेशंस आए हैं, स्टोप टैलबर्ट आया, उसमें जनरल ज़ीनी भी था जो उनका 4 स्टार जनरल था सेंटकॉम का, तो मेरे काउंटर पार्ट से ये लोग तो वहाँ बैठे और हम अपनी साइड पे बैठते हैं। तो इस तरह उसमें कम से कम। लेकिन जैसे होता है ना कि अभी जैसे तालिबान की भी जो डील हुई सारी, तो वो जर्मनी के अंदर पिछले कोई 8-10 सालों से वो और चीज़ें हैं। मैं बताता हूँ, तालिबान भी, मैं मुल्ला उमर से भी मेरी मुलाकात 2.5 घंटे, वो एक अलग है, वो उस पर मैं आऊँगा। मुझे थोड़ा 2.5 सा घंटे, यानी मुल्ला उमर और उसके 20-25 कमांडर साथ बैठे हुए थे, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं। और ये कब की बात है? दिसंबर 97 की। उस यानी टाइम वो मुझे फिल्म का सीन याद आ गया, कोई फिल्में होती थी ना पुरानी, वो जी, तो बिल्कुल वो था। मगर मैं इतना इम्प्रेस हुआ था उस बंदे की शख्सियत से। एक आंख थी बेचारी की, लेकिन द मैन रियली ही वाज अ पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट विद भुट्टो। कि भुट्टो के साथ आपने काफ़ी टाइम गुजारा, सो थोड़ा सा उनके बारे में अगर भुट्टो बताएं। पे करते हैं बस। यस, आई मस्ट से कि भुट्टो को मैं जो कहता हूँ कि भुट्टो वाज अ जीनियस, नो डाउट, बट ही वाज इविल जीनियस। कि उसकी जितनी भी इंजेन्युइटी थी या जो खूबियाँ थी या इंटेलिजेंस थी, वो गलत मकसद के लिए आती थी। कि उसने पहले तो ये जो सारा ईस्ट पाकिस्तान गंवा के पाकिस्तान आधा किया, ये उसकी ख्वाहिश, एम्बिशन थी। डू यू फील लाइक ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन द आर्मी? क्योंकि इलेक्शन बड़ा अच्छा करवाया था, और याह्या खान ने कहा था पब्लिक में कि भी जो भी लीडर ऑफ द हाउस है वो प्राइम मिनिस्टर मुजीब का कह दिया था कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। मगर फिर भुट्टो ने उसका माइंड चेंज कर दिया। वो तो जब आप पैग्स के पार्टनर बन जाएं, वहाँ बैठ के आप पैग पी के जो भी बातचीत कर ले, लाड़काना में बिन के इसने याह्या खान को इन्फ्लुएंस कर दिया
और जाके वो जो सर्च लाइट ऑपरेशन जो की थी वो करवाई इसने, भुट्टो ने। तो भुट्टो वॉज रिस्पॉन्सिबल। मतलब मैं ज़ियाउल हक को एग्जॉनरेट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि अगर भुट्टो ना होता तो या कभी ना ये करता। सही। बस ये है। और इनफैक्ट हमारी तारीख बिल्कुल फ़र्क होती है आज। तो भुट्टो का अपनी पर्सनल उसका ये, मैं पेरिस का मैं याद है मुझे, अकबर बुक्टी के साथ होटल में थी, जॉर्ज सैंक होटल में हमने इनका बंदोबस्त किया हुआ था। ये वहाँ आए थे भुट्टो, मुझे साल पता नहीं 73 है गालबन। पोम्पिडो जिस साल मरा है, तो पोम्पिडो के फ्यूनरल पे आए थे भुट्टो। तो मैं वहीं था खड़ा, हम 2-3 अफसर थे। खालिद हसन एक होता था हमारा जो प्रेस काउंसलर था, मगर वो भुट्टो का प्रेस सेक्रेटरी भी रह चुका था। खालिद हसन जर्नलिस्ट होता था जो वाशिंगटन में होता था। सही सही, याद होगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल। तो बड़े अच्छे लिखता था, आर्टिकल भी बड़े अच्छे। तो वो मेरा दोस्त था बड़े पुराने ज़माने से, जब से वो इनकम टैक्स में आया यूनिवर्सिटी के ज़माने से। तो वहाँ हम दोनों ही खड़े हुए थे। तो भुट्टो ने हाथ में शराब का गिलास था, उधर साथ अकबर बुक्ती भी था। तो उसको ऐसे करके बुलाता है खालिद को, वो उसको ऐसे कर दिया, भाई इसको ले जाओ साले को पिगाल, कहते इसको जाओ और उसको ज़रा ख़राब करो। ये पैगाम दिया उसने, खालिद हसन को ऑर्डर दिया कि बुक्ती को तुम ये पिगाल जो वहाँ का रेड लाइट एरिया है ना, रेड लाइट या क्या जो कुछ भी है, गंदा इलाका समझा जाता है, तो कि वहाँ ले जाओ और इसको ख़राब करो। ये भुट्टो ने कहा ये ऑर्डर से। अच्छा, तो अगले दिन मैंने फिर उससे खालिद हो जाए, मैं कहा भाई कल फिर तू लैके गया से उन्हों, कहते हाँ मैं बड़ा ख़राब किया। तो मकसद ये है कि ये भुट्टो की ये तबीयत थी। फिर इसी तरह बुक्ती के साथ वो अक्सर इसी किस्म की बातें, क्योंकि जब दोनों शुरू कर देते थे तो इसी की बातें। तो एक दिन बैठा कर रहा था उसको कि देखो मेरा बाप मुंशी था एक मुस्लिम रियासत का, वो जूनागढ़ का होता था ना चीफ मिनिस्टर, मुंशी था। लुक एट मी टुडे, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। यानी आधा मुल्क तोड़ के एरोगेंस। और फिर ये चीज़ें चीप हैं। और कैसे बना ये देखिए ना, सिकंदर मिर्ज़ा को इसने डैड कहा था। पहले तो ये बम्बई से ही 1957 में आया, कब आया, ही वॉज वहाँ से बम्बई अब कहीं पढ़ता था। तो इनकी वहाँ प्रॉपर्टी थी, तो उसको सेटल करने के लिए ही हैड टू स्टे इन इंडिया। और उनको क्या किया था कि मैं तो इंडिया नहीं रहूँगा, तो मैं वापस आ जाऊँगा, मैं सिर्फ अपनी ये वहाँ का करना चाहता हूँ, अपने बाप की जो जायदाद है। तो ये चीज़ें जो हैं ना, ये भुट्टो उसको सिकंदर मिर्ज़ा को इसने डैड बनाया, फिर अयूब को डैड बना लिया था, ये सारी दुनिया जानती है। और फिर अयूब से जब देखा कि इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है और पीपल्स पार्टी वगैरह का शौक़ आ गया, तो फिर इसका दिमाग बदल गया। ताशकंद से इसने भुट्टो अयूब को सैबोटाज करना शुरू कर दिया था, और 65 की जंग इसने शुरू करवाई थी। और बाकायदा वहाँ इस कराची में बैठ के मार्शल चेन यी जो चाइना का डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर था, वो आया हुआ था, उसके साथ मिलके 65 की जंग को मॉनिटर कर रहे थे कि किस तरह वो जो जनरल अख्तर मलिक की ऑपरेशन है। तो वो चाइनीज़ भी कह रहा था कि इसके ज़रिए से वो इनफैक्ट उस वक्त वहाँ बैठे थे सारी चीज़ गाइड कर। कि जब मैं मिनिस्ट्री में था तो वहाँ जब 75 का ज़लज़ला आया था ना बड़ा नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो उस वक्त फिर अरब मुल्कों के साथ नवाज शरीफ ने काफ़ी दोस्तियाँ शुरू कर दी थी। बल्कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि यानी सोशलिज़म का नारा लगाने वाले और इतने पढ़े लिखे तालीम शुदा प्रोग्रेसिव वो करने के, उसके बाद इन्होंने मज़हब का जो एक शोबदाबाजी शुरू की थी, उसका मैं आई विटनेस खुद हूँ। वो इस तरह के सऊदी एम्बेसडर था उस वक्त, बड़ा सीनियर उनका वेटरन एम्बेसडर था। और ये कब की बात है? ये 70 में आया था, 74 से लेकर 77, 3 साल ये अब उनका। तो उन वक्त मैं मिनट्स लिया करते थे भुट्टो की हर मीटिंग जो अरबों के साथ होती थी, अरब एम्बेसडर्स या कोई अरब डिग्निटरी, या भुट्टो का विजिट जब होता था तो किसी भी मुल्क, तो मैं मिडल ईस्ट को मैं कवर करता था। तो मैं इस तरह हमने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन थी। रियाज खोखर वाज प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टर होता था, और शौकत फरीद अफ्रीका को डील करता था, मैं मिडल ईस्ट को करता था। इस तरह तो हम अपने अपने एरिया के मिनट्स जो प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू होती थी उसको करके, तो हम ड्राफ्ट बनाकर टाइप करवा के भिजवा देते थे। वहाँ से वो करेक्ट होके आते थे कि कोई
प्राइम मिनिस्टर चाहे कि भी मिस हो गया या जो चीज़ पे एम्फेसाइज, वो फिर हमें आ जाते थे वापस। तो उन दिनों एक दिन अच्छा, और ये होता था कि इसकी मेरी जो मीटिंग्स होती थी ना एम्बेसडरों के साथ, हमेशा शाम को होती थी। और शाम को उस वक्त भुट्टो काफ़ी अपनी चुस्की लगा के निकलता था, आंखें चमक रही होती थी, नहा धो के पूरी रिलैक्स्ड। तो एक दिन इसी तरह बड़ा रिलैक्स होकर निकला और सऊदी एम्बेसडर के साथ मीटिंग थी राजगुल। तो हम 3 आदमी थे, मैं नोट्स ले रहा था उसके। तो उसको कहता है, एम्बेसडर आई हैव डिसाइडेड टू बैन अल्कोहल इन पाकिस्तान। अच्छा। तो उसने ऐसे करके स्माइल एक दे के मेरी तरफ देखा, बिकॉज ही न्यू कि ये खुद अभी पी के आया हुआ है। तो ही न्यू दिस। सो मतलब ऑफिशियल मीटिंग्स में भी ही वाज अ बिट हाई। हाँ, मतलब वो तो, लेकिन ये इस तरह नहीं हाई होता, इस तरह का ड्रंक नहीं था होता था कभी भी। बट ये तो, यू कैन सेंस के वो थोड़ा तो सा। बस स्पीचों में सुन लीजिए आप, उनसे पता लग जाएगा। तो उस वक्त ये था कि शाम को तो एक होती है ना सोशल ड्रिंक भी करके वो तो आता था, तो उसकी आंखों से पता चल जाता था। तो उस दिन इसने कहा कि आई हैव डिसाइडेड टू बैन अल्कोहल इन पाकिस्तान। साथ ही फिर कहा कि जुमा जो है हमारी हॉलीडे जुमे को हुआ करेगी। तो सऊदी यानी सफीर मज़हब का को- लेकिन क्या आगे से नहीं, उसने स्माइल करके मेरी तरफ, मैंने कहा ना ऐसे करके, मैं तो नहीं हंस सकता था, मगर उसने तो कर लिया था। एक दफ़ा जब ये ज़लज़ला आया तो 3 सफ़ीर इकट्ठे एक एक करके आ रहे थे। तो सऊदी सफ़ीर नहीं था, दूसरा था कतर का, लीबिया का और यूएई के। तो यूएई का या था कोई और था, कतर का था, और हमारे 3 सफ़ीर थे। तो उन्होंने आकर ज़लज़ले के बारे में बड़ी अपने अपने लीडर्स के वो कन्वे रिमार्क्स किए और साथ कहा कि हम ये मदद। तो एक चेक दिया 200 मिलियन का, वो मैंने कहीं लिखे हुए हैं, और एक जगह दिया 300 मिलियन का और एक और 200 मिलियन का, कुछ इस किस्म की। तो यानी 700-800 मिलियन डॉलर के चेक दिए थे आपके जो अर्थक्वेक हुआ था कि उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। तो वो लेके भुट्टो रख लेता था और मैं लिख लेता था जो होता था। तो उसके बाद वो मिनट्स मेरे चले गए। जब काफ़ी देर के बाद वापस आए, बड़े अरसे के बाद, तो उनमें से उन चेकों का जिक्र उसने सारा कर दिया, ख़त्म। अच्छा। हाँ, तो नहीं, और वो चेक्स भी मतलब गए। वो चेक तो वो चला, अब हमें तो पता ही नहीं होता ना कि चेक कहाँ जा। हम, तुम्हारा तो काम नहीं ना कि आपका काम तो रिपोर्ट करना है हमारा सर। तो सिर्फ हमारा काम ही ये होता है कि हम सिर्फ नोट्स लिख लें, रिकॉर्ड रख लें बस। नहीं, लेकिन अगर वो चेक, और वो जो रिकॉर्ड है बस वो उस वक्त ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम किसी को, फॉरेन ऑफिस में भी किसी को नहीं बताते थे। नहीं, लेकिन वो चेक उन्होंने कैश गवर्नमेंट के अकाउंट से कैसे करवाया है? हमें क्या पता, हमें क्या पता है, ये चीज़ें तो हम, मुझे नहीं पता ना कि कैसे कि है। अब पीछे क्या हो रहा है? हाँ, इतना मुझे पता है। और ये जमशेद मार्कर ने अपनी किताब में लिखा है कि जो लीबिया का पैसा था, वही अरबों वाला, कि उस पर झगड़ा था 2 भाइयों में, ये जो भुट्टो के बेटों में, जिसमें से एक फिर वहाँ कत्ल हो गया था पेरिस में। एक जो था छोटा भाई मुर्तज़ा था, एक दूसरा था, मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं याद है। बहरहाल ये 2 भाई थे, जिसमें से एक भाई ने टेररिस्ट ग्रुप बना लिया था, पता नहीं क्या, जुल्फ़िकार। तो मतलब है बुरी तारीख की तरफ चले गए। और भुट्टो ने भी देखा जाए कि इवेंचुअली फिर ज़ियाउल हक, वो ये नहीं कि अमेरिका ने कोई उसको करवाया है, लेकिन असल बात वही आ जाए। आपने साइफ़र के हवाले से जो कि बात की थी ना, तो ये जो सारे किस्से साइफ़र के हैं, बेवकूफ़ लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं। साइफ़र इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अमेरिका का जो है ना, खुद कभी साजिश नहीं करता, साजिश अंदर से होती है। जब अमेरिका ने मुसद्दक को हटाया था, तो जनजाती फ़ौज का बादशाह का, तो उसने सारी साजिश करके वो CIA के साथ मिलके करवाया था। तो अब जो इमरान को उतारा है, तो जनरल बाजवा ने सारा इसके साथ मिलके, शरीफों और जरदारी के साथ मिलके इसको उतारा है। अमेरिका ने तो नहीं, कोई बाजवा ने अमेरिका से साजिश तो नहीं ना की थी, मगर अमेरिकन तो इतना थे, उनके पास इतला थी कि भी इमरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो जो कुछ, और वो कोई जो हमारे सफ़ीर से गुफ्तगू थी, वो कोई मीटिंग नहीं थी, वो एक कॉकटेल पे बुलाया हुआ था, प्राइवेट पार्टी पे, जिस पे डोनाल्ड यू जो था, उसने ये कहा कि वी डोंट लाइक योर प्राइम मिनिस्टर। अब कोई साजिश करने वाला आपको कहेगा कि नहीं, लेकिन फिर उन्होंने साइफर क्यों भेजा उसके बाद? बिकॉज़ वो एक अनऑफिशियल, उन्होंने नहीं भेजा, यही तो बात आप नहीं समझते ना। ये हम लोग भेजते हैं अपना
अपना साइफर होता है, अमेरिकनों का नहीं होता। नहीं, कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने साइफ़र तो भेजा। सीक्रेट, एनीथिंग सीक्रेट, मेरी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो साइफर होती थी। जब मैं सीक्रेट चीज़ें, जो चीज़ मैं नहीं चाहता कि पब्लिक को पता चले, दे आर ऑल सीक्रेट। जब सीक्रेट, अब डीसी ने कोई सीक्रेट चीज़ कमिश्नर को भेजनी होती है, वो सीक्रेट पब्लिक को नहीं पता होता, तो वो उस सीक्रेट भेजते हैं। तो साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होती है, सीक्रेट पैगाम होता है। सही। तो वो उसने तो ये कहा कि ये मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि ये कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, मतलब असल वो चीज़ उसने बता दी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, जिस पे साथ अमेरिकनों को इतला पहुंच गई थी, तो उन्होंने जिक्र कर दिया। उस पी के बैठे हुए थे ना सारे लोग, तो वो तो हो जाती है ना बातें। तो कोई अमेरिका ने पैगाम थोड़ी दिया था, वो तो उसकी गुफ्तगू थी जो एक बंदे ने पैग पी के बात की थी, तो वो इमरान तक पहुंच गई। बाजवा ने कोशिश की थी कि वो पैगाम इस तक ना पहुंचे, सुना है कि वो साइफर गुम करने की थी, क्योंकि ना इसको बताया जाता था फॉरेन ऑफिस में कोई गड़बड़। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी इसराइल के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं, बैक चैनल्स चल रहे हैं। 90s में भी हमने सुना, लाइक मुशर्रफ दौर में भी, फिर 60s और 70s के अंदर भी। आपने ज़ाहिर है फॉरेन सेक्रेटरी काफ़ी ओवरऑल आपने काफ़ी चीज़ें देखी। हाउ डू यू सी मैं लाइक ऑल समझ ऑफ गया। दिस, या नहीं, उससे पहले भी कोई हाँ, आपके दौर में कोई ऐसी जी है, चीज़ हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल होती है। देखिए, ये एक तो पहले हमारी दकियानुसी सोच जो है, इसका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं कि इसराइल जो है सारी दुनिया उसको तस्लीम करती है, और इसराइल ने अरबों के साथ ज़्यादती की है, फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती की है। तो असल अरबों को अफसोस होना चाहिए, फ़लस्तीनियों को अफसोस होना चाहिए। मगर मैं अपने तजुर्बे की बिना पर आपसे आज आपके ज़रिए से आपके नाज़रीन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया है, फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है, और मेरा जो ज़ाती तजुर्बा भी यह है कि जो फ़लस्तीनी हैं, अब फ़लस्तीनी मुसलमान नहीं हैं सारे, उसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन होते हैं, उसमें यहूदी भी है बुनियादी तौर पे। तो मकसद ये है कि इस्लाम के साथ इसका ताल्लुक नहीं, सिर्फ ये है कि एक किबला अव्वल वहाँ है, वो जो फ़लस्तीन की जो मस्जिद अक्सा वगैरह सब। हाँ वो है मस्जिद अक्सा। तो वो इस्लामी दुनिया का मसला है ना सारी का, तुर्की का भी है, पाकिस्तान का भी, सबका। हमने एक स्टैंड लिया हुआ है असूली कि फ़लस्तीनियों की रियासत जो है वो वापस दिल ली जाए, और ये यहूदियों का जो है ना कब्ज़ा, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन वो दुनिया में किसी कोई तस्लीम नहीं कर किया, ना करेगा। तो अरबों ने भी रिकन्सिलिएशन कर ली हुई है, यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, इसराइल यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। लेकिन हमारा अभी तक एक दकियानुसी जो होता है ना, हमारे अनपढ़ मौलवी की सोच के मुताबिक ये एक स्टैंड रखा हुआ है कि पासपोर्ट में भी लिखा जाता है कि विजिट एक्सेप्ट इसराइल। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो खैर डिप्लोमेसी में तो यहूदियों हों, ईसाई हों, कोई भी हों, कम्युनिकेट तो करना होता है, बातचीत होती रहती है। तो 2000 में जब एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशंस में, या आपके सवाल के जवाब पे मैं बता रहा हूँ, तो उस वक्त मैं यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल के लिए पाकिस्तान की उम्मीदवारी हमने की थी कि पाकिस्तान वो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर करना, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने इस्लामी दुनिया से सपोर्ट ले ली थी, अफ्रीका से ले ली थी, नॉन अलाइंड वर्ल्ड से ले ली थी, मुझे यूरोप से नहीं अभी मिली थी। तो हुआ ऐसे कि एक दिन मुझे अमेरिका का जो वहाँ यूनाइटेड नेशंस में सफ़ीर था, और उसका नाम था रिचर्ड हॉलब्रुक, वो मुझे मिलने आया कि शमशाद मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो 5th कमेटी थी उसका प्रेसिडेंट था। क्योंकि वो एक कमेटियों की हेडिंग होती है ना, मेंबर्स जो होता है, तो वहाँ बजट डिस्कस होता था यूनाइटेड नेशन का। अमेरिका ये चाहता था कि उनकी बजट का बोझ दूसरे मुल्क शेयर करें, बिलखुसूस जापान और ये जो है बड़े बड़े प्रॉस्पर। तो मुझे कहे ये हो जाए। तो जब उसने मुझसे मदद की कहा, तो मैंने कहा कि भाई फिर तुम्हें मैं कर दूंगा सपोर्ट,
क्योंकि मुझे पता था कि वो जो चाहते हैं उसका पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सही। हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बजट तो ये बड़े बिल्कुल। जापान शपान का डिवाइड होगा ना। तो मैंने कहा कि एक शर्त है। कहता क्या? मैंने कहा मुझे तुम यूरोपियन ग्रुप जो है पूरा उसका वोट दिलाओ, सही। मुझे सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लिए। तो मुझे कहता है शमशाद यू गॉट इट। अच्छा, मुझे उसने तसल्ली दे दी कि हो गया। उसी टाइम में। हाँ, तो उसके कुछ दिनों बाद ही वोट हुआ। वो वोट होता है इलेक्ट्रॉनिक। जब मैं बैठा अपने सीट पे बैठा था, सब मेंबरों ने वोट डालिए। इतने मैंने मेरे पीछे 2 हाथ किसी ने रखे। तो जब मैंने मुड़ के देखा, इजरायली एम्बेसडर खड़ा था। तो मुझे कह रहा है कि एम्बेसडर आई जस्ट वोटेड फॉर यू, क्योंकि इसराइल यूरोप का हिस्सा है। सो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन के लिए हिस्सा बना। तो और उसने हॉलब्रुक ने बनवाया। देखिए ना, तो मकसद ये है कि ये गठजोड़ चलता रहता है वहाँ। यानी ये ज़रूरी नहीं कि अगर यूरोपियन में जिसमें इसराइल शामिल है तो उसका वोट हमें वो हराम है। ये हमारा एक दुकियानूसी मौलवी सोच सकता है ना। उनको पता ही नहीं है कि ये डिप्लोमेसी होती क्या चीज़ है। तो बात ये है कि उसके बाद 2000 में गालिबन या 2001 में मैं जब वहीं सफ़ीर था, एक मीटिंग थी हवाना में, क्यूबा में, जिसमें ग्रुप ऑफ 77 होता है जो नॉन लाइन का बड़ा होता। तो वहाँ पे यासर अरफात ने आना था। तो वहाँ जहाज़ में जाते हुए मुशर्रफ ने मेरे साथ बात शुरू की। कहने लगा कि शमशाद यहाँ, मैं सफ़ीर था यूएन में, तो और हाँ, इससे पहले इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर था वो मुशर्रफ को वहाँ यूएन के लाउंज में मिला। बड़े अच्छे तरीके से उसकी मुलाकात हुई, बहुत तरीके से। खैर, जहाज़ में मुशर्रफ ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि भी हम कुछ इसराइल के साथ रवाबत रखें। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, हमें राब्ते शाब्ते कोई रखने की ज़रूरत नहीं डिप्लोमेटिक, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि हम एक जेरूसलम या गाज़ा में या जहाँ है कि वहाँ एक ट्रेड ऑफिस हम खोल लें। और उससे हम फ़लस्तीनियों को भी मदद देंगे और हमें भी राब्ता मिल जाएगा। तो ही लाइक्ड इट। कहता ठीक है। तो उसने जाके वहाँ उससे बात की, जो है यासर अरफात से। मैं था, रियाज मोहम्मद ख़ान थे हमारे उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी यूएन में, वो आए हुए थे वहाँ से, और मुशर्रफ। तो जब उसने फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट ने बात यासर अरफात ने सुनी, ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक ए चाइल्ड। अच्छा। कहता है एक्सलेंसी, मैं तो मर जाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि ये अरब तो सारे मुझे छोड़ गए हैं, तो मैं तो सिर्फ आपकी उस उम्मीद पर हूँ। तो उसके बाद मुझे ये, मैंने मुशर्रफ को बाद में बताया, मैंने कहा कि ये जो फ़लस्तीनी हैं, यूएन में जब हम इस मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, जो ग्रुप OIC का ग्रुप था, तो उस वक्त जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर था वहाँ, वो कहता था जी कश्मीर पे बात नहीं होनी चाहिए इस मीटिंग में। मैंने कहा वो तो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हैं फ़लस्तीनी जो हैं। ये जो आप फ़लस्तीन की बात करते हैं ना लोग कि जी फ़लस्तीन के लिए हम ये कर देंगे, तो फ़लस्तीन सिर्फ वहाँ कोई मुसलमान नहीं हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, और अक्सर ज़्यादातर वो एम्बेसडर मुसलमान हैं, उनके क्रिश्चियंस हैं। तो वो हमेशा उनकी कोशिश थी कि कश्मीर को एजेंडों से निकलवाया जाए। बट उनका वो क्यों चाहते थे? फ़लस्तीनों की बिकॉज़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, उनकी अपनी जो एक इम्पोर्टेंस है वो आधी हो जाती है। वो अपनी इम्पोर्टेंस, दुनिया में एक इम्पोर्टेंस है कि रेजोल्यूशंस एक जो हैं वो अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो उन्होंने कभी कश्मीर को इम्पोर्टेंस दी नहीं है, कभी नहीं दी है। तो मैं इस बात से हमेशा मेरा ये व्यू रहा है कि हमने अपने मुल्क को जितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा रहे हैं, मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। यानी वो मुल्क जिनकी जिम्मेदारी है, अब जो 2002 में एक सऊदियों ने एक फार्मूला बनाया था, किंग अब्दुल्ला ने, क्राउन प्रिंस था गालिबन या किंग अब्दुल्ला, तो उसने ये था कि कभी ये इसराइल सारे कब्जे, जो कि सारी मुस्लिम दुनिया ने सपोर्ट किया और हमने भी सपोर्ट किया, लेकिन फ़लस्तीनी एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद रखी हुई है। उन्होंने
वो रखा, नतीजा ये निकला कि आज सऊदी अरब, टर्की, कतर, यूएई, मोरक्को, हर मुसलमान मुल्क के इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। और नहीं है तो पाकिस्तान की नहीं है। वो कहाँ के तुम चौधरी हो, खादम खाते खाते तुम भीख चाटते हुए, जूते खाते खाते इन अरबों के, तुम आज वहाँ गए हो कि अभी भी जाके उनसे भीख ही मांगते हो। तो इस वजह से तुम ये अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हो। अगर हम, मैं नहीं कहता कि हम डिप्लोमेटिक, मैंने उस वक्त ये कहा था कि सिर्फ ट्रेड ऑफिस करें जिससे हम फ़लस्तीनियों करेंगे और इसराइल से एक जो डीलिंग, हाँ, और ये है कि इसराइलीज़ जो हैं वो साइंस में इतनी तरक्की उन लोगों ने की है, दुनिया की हर दवाई जो है वो यहूदियों ने इन्वेंट की है, ठीक है जी, और एग्रीकल्चर में उन लोगों ने बड़ी तरक्की की हुई है। तो अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी किसी स्टेज पे कर लें, कोई हर्ज नहीं है, तो कोई वजह नहीं कि हम, इंडिया जो हमें तंग करता रहता है उस पर हमें बहुत आराम मिल जाएगा। हम इसराइली हॉस्टिलिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसराइली जो यहूदियों की लॉबी अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन हम बेवकूफ़ कौम हैं। कौम तो खैर है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इसको कौम को। तो ये बेवकूफ़ एक हजूम है जिनको पता ही नहीं कि मुफाद होता, कि इनके ख्याल में सवाए कर्ज़े और लोन, बस ये लो IMF और वर्ल्ड बैंक और बस ज़िंदगी कट जाएगी। और इनको ये नहीं पता कि जो भी कर्ज़ा होता है या जो मदद होती है वो कोई कैपिटल नहीं होता है, वो सरमाया नहीं होता है, वो लायबिलिटी होता है। वो एक, यानी आपको, आपके लायबिलिटी का उर्दू में क्या तर्जमा होगा, यानी आपको आपके ऊपर एक कर्ज ही है, एक तरह का कर्ज ही, के उसके बदले में आप अपनी आज़ादी गंवाते हैं, आप गुलामी कबूल करते हैं। जब तक हम मकरूज़ रहेंगे आज़ादी से महरूम रहेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं होगी। लेकिन ये कौम नहीं, ये जो कौम तो बार बार मुझे कहना पड़ता है, लेकिन ये जो हजूम हमारा इस वक्त कब्ज़ा जिन्होंने मुल्क पर कर लिया है, और आजकल बदकिस्मती ये है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि फ़ौज उनके साथ मिल गई है, क्योंकि उन्होंने फ़ौज को पुलिस बना दिया है। आज फ़ौज वो कर रही है जो पुलिस के काम होते हैं, ये इन्होंने। और मैंने 2015 में कह दिया था कि ये सियासतदानों, ये दोनों फैमिलियों की कोशिश है। जब ये 2014 के बाद वो एक नेशनल एक्शन प्लान आया था, मैंने बाकायदा आर्टिकल लिखा था, बियॉन्ड डिफाइनिंग मोमेंट्स था उसका टाइटल अंग्रेज़ी में। तो मैंने ये लिखा था कि ये इनकी कोशिश है फ़ौज को पुलिस बनाने की, लेकिन मुझे यकीन है कि ये हमारी फ़ौज कभी नहीं बनेगी। इनको बड़ी मायूसी होगी, क्योंकि फ़ौज हमारी जो है, इसने हमेशा इस पाकिस्तान को ज़िंदा रखा है और इन लोगों की बदफितरती से बचा के रखा हुआ है। पहले वो जो 9 साल वो थे सियासतदानों के प्रखंड जो लाए थे 47 से लेकर 56 तक, फिर उसके बाद भुट्टो के दौर में, और फिर उसके बाद ये दोनों ख़ानदानों ने जो पिछले 40 साल से लगे हुए हैं मुल्क को तबाही करने की, तो ये फ़ौज है जो इस मुल्क को बचा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि अब इन्होंने फ़ौज को काबू कर लिया है, जिस तरह या को भुट्टो ने किया था, अब फ़ौज को काबू कर लिया। फ़ौज एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं काबू होती, फ़ौज के अंदर अभी भी वही सोच है जो हम पाकिस्तान के आज़ाद फ़ौज की होती है। और मैं उस फ़ौज का हमेशा से डिफेंडर हूँ और सपोर्टर हूँ। फ़ौज ना हमारी होती, वो फ़ौज पाकिस्तान की जो फ़ौज है, तो ये मुल्क 75 साल क्या 75 महीने भी ज़िंदा ना रहता, क्योंकि ये जो सियासतदान हैं इन्होंने कोई स्पेस छोड़नी नहीं थी। मुझे लास्टली बताएं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी कुछ रोल आपका 96-97 में रहा, तो वहाँ आपकी मुल्ला उमर से भी मुलाकात हुई। वो क्या मुलाकात थी, क्यों आपको भेजा गया, क्या उसकी वजूहात थी? देखिए, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि, और ये 97 की बात है। हाँ, 97 दिसंबर में मैं गया था, बिल्कुल। और मैं जब फरवरी में मैं फ़ॉरेन सेक्रेटरी बना था, तो उस वक्त ये अफ़गानिस्तान का मसला एक नई वहाँ पे डायमेंशन नमूदार हो रही थी। 96 में जब तालिबान आ गए। हाँ, तालिबान असल चीज़ उस वक्त से है। तो एक हमारे उनके साथ रवाबत इस्टेब्लिश हमने कर लिए थे, और हमारे लोग इन्वॉल्व थे बेसिकली देखा जाए तो। बुनियादी तौर पर अमेरिका को पता था कि हमारी ISI इन्वॉल्व है, तो ठीक है, वो हमारी अगेन जो स्ट्रेटजीज़ है उसका हिस्सा रहा है।
तो और मैंने हमेशा इस बारे में, चाहे वो कारगिल हो या उस बारे में, मैंने जो फ़ौज का हमेशा रोल होता रहा है मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी है फ़ौज की। लेकिन फ़ौज की ज़िम्मेदारी अंदर लोगों के दिलों पर कब्ज़ा करना या लोगों के दिलों से निकलने का कोई इख्तियार नहीं है। लोगों के दिलों में रहेगी फ़ौज तो फ़ौज रहेगी, बस ये है मेरी यानी ख्वाहिश यही है कि ये फ़ौज वापस पाकिस्तान के अवाम के दिलों में वापस आ जाए, तो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, शायद पाकिस्तान को भी बेहतर होगा और फ़ौज के लिए अपने लिए भी बेहतर होगा। जंगों का अब ज़माना कोई नहीं रहा। तो ये जो आपने अफ़गानिस्तान की बात की, तो जब मैंने फॉरेन सेक्रेटरी बना तो मेरा अफ़गानिस्तान मेरा नंबर 1 इशू था उस वक्त। अभी इंडिया नहीं था, क्योंकि इंडिया का इसने कह दिया था तो मैंने डायलॉग कर लिया था, लेकिन पैरेलल चल रहा था। बल्कि मैं माले से, मालदीव से वापस आया और जून में होना था, जून में ही मैं अबू धाबी चला गया था और दुबई और ये सारी चीज़ें। उस वक्त फिर हमने रिकग्नाइज़ किया था इसको, तालिबान को। मैं अभी अबू धाबी में बैठा था जब उसको रिकग्नाइज़ किया गया। तो फिर तालिबान को हमने ये कहना था, हमारा कोशिश थी कि भी, क्योंकि एक मल्टी डायमेंशन के मुख्तलिफ वहाँ फ़िरके हैं ना, कि वो सारे एक कोलिशन बननी चाहिए सब ग्रुपों की शमूलियत से। कोई शिया ग्रुप है, कोई शुमाली ग्रुप है, कोई उज़्बेक हैं, कोई ताजिक हैं, तो सब इकट्ठे मिलके, और वो अफ़गानिस्तान की कौम का हिस्सा हैं। वो एक कौम है बाकायदा देखा जाए। तो अब यहाँ से आपने ट्रैवल किया इस्लामाबाद से? जी, मैं गया, बाय एयर गए थे हम लोग, और मेरे साथ उस वक्त फ़ौजी जर्नैल थे, ISI के जनरल अजीज़ वो थे, और बाकी मेरे अपने फ़ॉरेन ऑफिस के लोग थे। तो मेरे लिए वो एक अजीब तजुर्बा था, बड़ा खुशनुमा लेकिन अजीब तजुर्बा था। खुशनुमा इन द सेंस कि मैंने देखा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी सुपर पावर उस वक्त की, देखा जाए अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर जो उसको शिकस्त दी थी। और आप इन्हें मिले किधर थे? इनका कोई मतलब कोई ऑफिस या पैलेस? तो पैलेस जो उस वक्त अब वो उनका प्रेसिडेंशियल जो भी था, मुझे तो बिल्डिंगों के नाम शाम तो मैं तवज्जो नहीं मैं दिया करता। मैं अपना मकसद, मैं तो जब इंडिया भी जाता था, मैंने कभी ये आगरा वागरा मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की, ना मैं अपने आबाई मैं जाता था जो काम करना है, बस मीटिंग हैदराबाद हाउस में वहाँ, या एम्बेसडर के घर पे खाना जो होता है वो, और बस बाकी जो बिल्डिंग, तो उनका बड़ाज़ार मुल्ला उमर का जो हेडक्वार्टर था, वहाँ बड़ा ज़बरदस्त हॉल था, लेकिन सारे ज़मीन पे बैठे हुए थे, वहाँ कुर्सियों पे कोई नहीं मेज़ लगती थी, सब ज़मीन पे बैठे थे, हम भी ज़मीन पे बैठे थे सब। और वो 20-25 लोग, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, ये वो हैं जो फ्रंट पे लड़ते रहे हैं। तो मुल्ला उमर की एक आँख नहीं थी, बिल्कुल एक मुझे फ़िल्मी सीन लग रहा था, लेकिन मैं उसकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासर हुआ था। आर्ग्यूमेंट, जो हम आर्ग्यूमेंट देते थे कि आप लोग अमन की खातिर ये करें, उसके पास हर बात का जवाब होता था। तो और आप लोग ट्रांसलेटर्स के थ्रू? हाँ, वो मैं तो अपनी उर्दू में बात करता था ना, क्योंकि वो फिर आगे जो भी उनकी ज़बान है, दर्री है या क्या थी, तो मकसद था हमारा कि सीज़ फायर कर दो, लोगों के साथ अमन करो, कोलिशन बन जाए। वो कहता था मैं सीज़ फायर आज कर दूंगा, मगर मुझे इन पे एतबार नहीं है, ये उसी वक्त ही वो कर देंगे, ये बेईमान लोग हैं। हमने मिसालें दी कि उस वक्त रसूल पाक के वक्त में भी इस किस्म की होती थी ये टैक्टिकल चीज़ें, तो आप कर लो। तो 2.5 घंटे हमारी बातचीत हुई, तो लेकिन हमने फिर इतनी ज़रूर बात करी कि आप डायलॉग शुरू कर दें, इस पे मान गया वो। इस पे ये हमारी कामयाबी थी कि पहले भी नवाज शरीफ ने एक दफ़ा, जो पहला दौर था इनका, फिर 91 में भी कुछ इनके साथ की थी, मगर उस पर अमन नहीं हो सका था। काबा में जाके इन्होंने हल्फ शल्फ भी उठाए थे और फिर वायलेट हुए, कि खाना काबा में हल्फ लिया था अफगानों ने, वो फिर अमल नहीं किया था। तो अब भी फिर हमने वी परसुएडेड देम, और ये मेरे मिशन का नतीजा पॉजिटिव था कि कहा ठीक है जी, अब ये जो नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान की बाकायदा बातचीत होगी और इस्लामाबाद में होगी, तो वो फिर हमने करवाई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कोऑर्डिनेटर थे, और उससे पहले फिर अमेरिका का सफ़ीर वहाँ जो था यूनाइटेड नेशंस में, मोटा था, जॉनसन, ये क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, डोनाल्डसन, तो वो आया वहाँ, तो वो एक दौरे पे, और उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन की। तो उसके बाद ये हुआ बातचीत,
लेकिन इवेंचुअली वो बातचीत नतीजा खेज कुछ नहीं नहीं चल होगा। सकी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन कम से कम हम कोशिश करते रहे। मगर कोई और बात और बात, हाँ, बड़ी ज़रूरी बात वो थी कि अमेरिका का जो उस वक्त था, और कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ उसामा बिन लादेन, कि वो हमें मिल जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान पर अपना हर प्रेशर डाला कि जी हमें लेके दो। हमने अपनी पूरी कोशिश की, तालिबान नहीं माने। और फिर नतीजा हुआ, सऊदियों को बीच में डाला तो भी बात नहीं बनी। बल्कि इस हद तक हुआ कि जो सऊदी प्रिंस था, प्रिंस तुर्की, जो उनका इंटेलिजेंस का हेड था, वो आया और उसने मुल्ला उमर से बात की। तो इसने उसको, मुल्ला उमर से कहा कि भी तुमने वादा किया था। कहते मैंने तो नहीं वादा किया था। तो इस पे लड़ाई हो गई, तो बाकायदा बड़ी सख्त दोनों में। हीटेड डिबेट। और वो फिर मुल्ला उमर को इतना गुस्सा आ गया, वो मीटिंग से निकल के बाहर जाके पानी शानी अपने मुंह पे फेंक के फिर आया वापस। और फिर यही कहा सऊदी अरब को, तो उसने बाकायदा डांटा कि तुम लोगों तो गुलाम हो इनके, तुम अगर तुम लोगों ने इनका साथ दिया तो हम तुम्हारे खिलाफ भी लड़ेंगे, इसने कह दिया था। सही। हाँ, तो फिर वो सऊदियों का ताल्लुकात उनके साथ ख़राब हो गए थे। तो खैर असल मसला था उसामा बिन लादेन। और ये अगस्त 98 की बात है। और वो महीना मेरे लिए बड़ा बिजी था। मैं एक तरफ ये हो रहा है, अमेरिकनों के प्रेशर थे, मैं मीटिंग्स भी अटेंड हो रही हैं। और फिर 20 अगस्त को अमेरिकनों ने क्रूज मिसाइल्स उसामा को मारने के लिए अफ़गानिस्तान का जो शहर है खोस्त, उस पर मारे। लेकिन उसकी भी मैं बात बता दूं आपको कि उसके मारने से पहले मुझे जनरल करामत का 20 की सुबह को मुझे जनरल करामत का फ़ोन आया कि शमशाद, आई वांट टू शेयर विद यू कि मुझे अभी जनरल राल्फ रॉल्स्टन हैं, जो उनके वाइस चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ थे अमेरिका के, उसका फ़ोन आया है कि अभी उस वक्त हमला नहीं हुआ था, कि फ़ोन आया कि मैं आई एम इन द विसिनिटी, सो आई वांट टू कम एंड हैव लंच विद यू। अच्छा। तो कहते वो मेरे साथ लंच करना चाहता है, तो आई थॉट आई जस्ट लेट यू नो। वो ज़रूरी होता है कि हम बताना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर को बता दूं, तो इस तरह वो बात सिविलियन गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी होता है, वरना फ़ौज उसके बगैर नहीं करती। यानी मेरे साथ बात हुई, उसके अलावा जनरल करामत ने प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर ली थी। यानी फ़ौज को कोई विजिट, कोई इम्पोर्टेंट बात करने से पहले प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त की ज़रूरत होती है। ये यहाँ जो बाजवा इमरान पे नाराज़ हो रहा था कि वो रूस चला गया है, हालांकि इमरान डजंट हैव टू टेक आर्मी चीफ्स अप्रूवल, प्राइम मिनिस्टर है, ही कैन डिसाइड। लेकिन वो बाजवा वाज ऑन बोर्ड। बाजवा ने सिर्फ एक बदनज़मी दिखाई कि इसने उस अंडरस्टैंडिंग जो कि गवर्नमेंट की थी उसके विजिट की, उसके बावजूद उसने पब्लिक में अपने प्राइम मिनिस्टर की इस बेइज्जती की थी उसने, जो कि बहुत गलत बात थी। और नवाज शरीफ ने उसी बुनियाद पर, इसी किस्म की बात पर जनरल मुशर्रफ को डिसमिस कर दिया था। तो मकसद ये है कि फ़ौज के आर्मी चीफ को भी होना। एक दफ़ा मुशर्रफ को भी मैंने यही किया था। मैं चाहता था कि एक कोई बात हुई थी, तो मैंने मुशर्रफ को एक कागज़ बना दिया कि फ़ौज का रोल ये होना चाहिए, तो उसने ऐसे करके फेंका, मुशर्रफ ने, आर्मी चीफ था उस वक्त। तो कहता है शमशाद साहब, हमारे यहाँ इंडिया, मैंने वो उसमें बताया था कि इंडिया में सब चीज़ इस तरह होते हैं, ये रोल होता है फ़ौज के आर्मी चीफ का। तो यानी यहाँ हर चीज़ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जर्नैलों को पूछता था, जनरल साहब ऐसी हुण की करना है। हर वक्त वो जो ऐसा का आर्मी चीफ आता था जनरल, तो नवाज शरीफ पूछा था जनरल साहब ऐसी हुण की करना है। तो मुझे गुस्सा आता था कि ये क्या करते हैं। तो मैं इस पे मुशर्रफ को कहा था कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का सिलसिला है, इस किस्म की। कहते हैं ये चीज़ें यहाँ नहीं हमारी चलेंगी। तो ये है, ये दरअसल हमारी फ़ौज का एक शुरू से ही एक स्ट्रक्चर और हो गया है, जिसमें मैं ब्लेम नहीं करता, क्योंकि दूसरी रियासतों को अपनी सलामती और सालमियत के वो मसाइल दरपेश नहीं होते जो पाकिस्तान को होते हैं। और पाकिस्तान, मैंने कहा कि अगर फ़ौज ना होती तो इंडिया चंद महीनों में पाकिस्तान को ख़त्म कर देता। कायदे आज़म ने तो ये कहा था ना, नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। हाँ, उस वक्त उनके जहन में बिल्कुल ये नहीं था कि वो पावर मुल्क के अंदर हो जाएगी। मुल्क के अंदर ये दो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। दो फैमिलीज़ हैं, और यानी ये 90 की दहाई से लेकर अब तक ये कब्ज़े कर रोटेशन से आती हैं।
और मुल्क तबाह हो गया है, और अब आजकल पुलिस को भी फ़ौज को भी इन्होंने पुलिस बना दिया है। तो अब इस पॉइंट से हमें निकलना है। अब देखते हैं कि फ़ौज किस तरह मुल्क को आज़ाद करवाती है। बस ये है। शमशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने काफ़ी, आपके पास आई एम श्योर और भी बहुत से किस्से कहानियाँ हैं, चले बट फॉर द नेक्स्ट टाइम, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए, थैंक थैंक यू। यू।